चलो आ जाओ दोस्तों। आज स्नोफ्लेक नाम की सिलिकॉन वैली की कंपनी है। मैं सिलिकॉन वैली की टॉप 100 कंपनी की लिस्ट बनाई और उसकी पूरी की पूरी सीरीज चला रहा हूं दोस्तों। तो व्यवसाय के बारे में मैं बिजनेस के बारे में बुक्स लेकर आता हूं 12 चैप्टर की। अब मैंने ये काम हाथ क्यों लिया, इसका कारण ये है दोस्तों, बार बार मैं वीडियो में बताता हूं। इसलिए मैंने लिया काम कि इससे आपको क्या कि एक बिजनेस का एनवायरनमेंट मिलेगा, वातावरण मिलेगा। अगर आप बिजनेस के बारे में बुक्स मेरे साथ पढ़ोगे, वीडियो मेरे देखोगे, तो आपको एक बिजनेस का एनवायरनमेंट मिलेगा कि स्टार्टअप से लेकर बड़ी एंटरप्राइज तक कंपनी कैसे पहुंचती है। वो सब कुछ इन हर कंपनी की सफलता की कहानी में से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। कोई बिजनेस स्ट्रेटेजी सीखने को मिलती है, कोई नया आइडिया मिलता है कि अपने व्यवसाय को भी बड़ा कैसे किया जा सकता है और सफल कैसे बनाया जा सकता है अपने व्यवसाय को। तो ये सब कुछ देखने को सुनने को मिलता है दोस्तों। इसलिए मैं बनाता हूँ बिजनेस पर आई बुक जो 12 चैप्टर की होती है। तो आज स्नोफ्लेक नाम की सिलिकॉन वैली की कंपनी है, तो वो कंपनी सफल कैसे बनी वो कहानी में लेकर आया हूँ 12 चैप्टर में पूरी बुक। तो आपके सामने एक प्रेरणादायक अंदाज में प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों, इससे आपको एक व्यवसाय के बारे में कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, तो बने रहो दोस्तों। पहले चैप्टर से शुरुआत करते हैं। डेटा वेयर हाउसिंग की पुरानी समस्याएं, ये क्या है वो कुछ जानते हैं। अब एंजॉय करते हुए कहानी को। तो 2010 के दशक की शुरुआत में डेटा वेयर हाउसिंग की दुनिया एक बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ी थी। उस समय ज्यादातर बड़े संगठन पारंपरिक ऑन प्रीमाइसेस डेटा वेयर हाउस पर निर्भर थे। ये सिस्टम महंगे हार्डवेयर पर चलते थे और इनकी डिजाइन ऐसी थी कि स्टोरेज और कंप्यूटिंग पावर एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए थे। स्टोरेज और कंप्यूटिंग पावर एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए थे। अगर किसी कंपनी का डेटा वॉल्यूम बढ़ता था तो उसे पूरा सिस्टम अपग्रेड करना पड़ता था, नई मशीनें खरीदनी पड़ती थी, डेटा माइग्रेट करना पड़ता था और महीनों की प्लानिंग लगती थी इसमें। ये प्रक्रिया, ये बस स्नोफ्लेक का क्या प्रोडक्ट है, किस प्रकार से ये सक्सेसफुल बनी कंपनी, वो सब कुछ हम इसमें देखेंगे। तो आपको एक यही दिमाग में रखनी है बात कि ये कंपनी सफल कैसे बनती है, क्या प्रोडक्ट है, क्या बिजनेस मॉडल है, किस प्रकार से पैसे कमाती है, वो सब कुछ जानते हैं दोस्तों। तो उसकी प्लानिंग करनी पड़ती थी, नई मशीनें खरीदनी पड़ती थी, डेटा को माइग्रेट करना पड़ता था। ये सब कुछ समस्याएं थी डेटा वेयर हाउसिंग की। तो ये प्रक्रिया न सिर्फ बेहद महंगी थी बल्कि समय लेने वाली भी थी, समय भी लेती थी, टाइम भी बर्बाद होता था। छोटी मोटी जरूरतों के लिए भी ओवर प्रोविजनिंग करनी पड़ती थी, जिससे संसाधनों की बर्बादी होती थी। इन पारंपरिक सिस्टमों की एक बड़ी कमी ये थी कि वे स्केल करने में लचीले नहीं थे। उदाहरण के लिए, अगर दिन में कुछ घंटों में भारी एनालिटिक्स वर्कलोड चलता था और बाकी समय सिस्टम खाली पड़ा रहता था, तो पूरा हार्डवेयर 24/24 आवर्स यानी 24 घंटे चलता रहता था। कंप्यूट और स्टोरेज को अलग अलग स्केल करना लगभग असंभव था। इससे संगठनों को या तो जरूरत से ज्यादा क्षमता रखनी पड़ती थी या फिर पीक टाइम में परफॉर्मेंस की समस्या झेलनी पड़ती थी। कई मामलों में सिस्टम क्रैश हो जाता था या क्वेरीज घंटों तक चलती रहती थी। एक और बड़ी समस्या थी कॉनकरेंसी की। पारंपरिक डेटा वेयर हाउस में एक समय पर सीमित संख्या में यूजर्स भी जटिल क्वेरीज चला सकते थे। जैसे ही यूजर्स की संख्या बढ़ती थी, परफॉर्मेंस गिरने लगती थी। बड़े संगठनों में अलग अलग विभाग, मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशंस एक ही डेटा वेयर हाउस का इस्तेमाल करते थे, लेकिन उनकी जरूरतें अलग अलग होती थी। कोई विभाग भारी बैच प्रोसेसिंग करना चाहता था, तो कोई रियल टाइम डैशबोर्ड। इस अलग अलग वर्कलोड को एक ही सिस्टम पर मैनेज करना बेहद मुश्किल था। अब ये था, उस दौर में डेटा के प्रकार भी तेजी से बदल रहे थे। अब आप ध्यान से सुनोगे तो कुछ पल्ले पड़ेगा, बाकी कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा आपको। तो उस समय में डेटा के प्रकार भी तेजी से बदल रहे थे। पहले ज्यादातर डेटा स्ट्रक्चर्ड होता था,
टेबल्स में व्यवस्थित रो और कॉलम में। लेकिन अब वेब लॉग्स, सोशल मीडिया, सेंसर डेटा और JSON, XML जैसे सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट्स का बोलबाला बढ़ रहा था। पारंपरिक डेटा वेयरहाउस इन नए डेटा टाइप्स को कुशलता से हैंडल नहीं कर पाते थे। इन्हें प्रोसेस करने के लिए पहले ETC यानी एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोड, या ETC का मतलब होता है, ETL का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोड प्रोसेस में भारी बदलाव करने पड़ते थे, जो उस समय लेने वाला और एरर प्रोन होता था। साथ ही डेटा साइलो की समस्या गंभीर थी। अलग अलग विभागों के पास अपना अपना डेटा वेयरहाउस या डेटा मार्ट में होता था। एक विभाग का डेटा दूसरे विभाग के साथ शेयर करना मुश्किल था। अगर शेयर करना भी पड़ता था तो डेटा कॉपी करके अलग डेटा सेट बनाना पड़ता था, जिससे स्टोरेज की बर्बादी होती थी और डेटा इनकंसिस्टेंसी का खतरा रहता था। कई बार तो बाहर के पार्टनर्स या सप्लायर्स के साथ डेटा शेयर करने के लिए FTP या ईमेल जैसे असुरक्षित तरीके अपनाने पड़ते थे। दोस्तों, इसी समय क्लाउड कंप्यूटिंग का युग उदय हो रहा था। क्लाउड कंप्यूटिंग का अमेज़न वेब सर्विसेज ने 2006 में अपनी सर्विसेज लॉन्च की थी और 2010 तक क्लाउड काफी लोकप्रिय हो चुका था। लेकिन मौजूदा डेटा वेयरहाउस वेंडर्स क्लाउड की असली ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। वे अपने पुराने ऑन प्रीमाइसेस सॉफ्टवेयर को क्लाउड पर सिर्फ लिफ्ट एंड शिफ्ट कर रहे थे, यानी वर्चुअल मशीन्स पर वही पुराना सिस्टम चला रहे थे। इससे क्लाउड के मूल फायदे इलास्टिक स्केलिंग, पे एज यू गो मॉडल और अनलिमिटेड स्टोरेज का पूरा लाभ नहीं मिल पाता था। बिग डेटा टेक्नोलॉजी जैसे हाडूप, HADOOP हाडूप और मैप रिड्यूस, जिसने स्टोरेज और बैच प्रोसेसिंग की समस्या को सॉल्व किया था, लेकिन वे इंटरएक्टिव एनालिटिक्स के लिए उपयुक्त नहीं थे। अब हाडूप पर क्वेरीज चलाना जटिल और धीमा था। संगठनों को अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ता था, एक स्टोरेज के लिए, दूसरा एनालिटिक्स के लिए और तीसरा विजुअलाइजेशन के लिए। इससे आर्किटेक्चर और ज्यादा जटिल हो गया। ये सारी समस्याएं उन इंजीनियरों के लिए रोज परेशानी बन चुकी थी जो बड़े डेटाबेस सिस्टम्स पर काम कर चुके थे। वे जानते थे कि तकनीकी रूप से बेहतर समाधान संभव है। क्लाउड के ऑब्जेक्ट स्टोरेज जैसे S3 की अनलिमिटेड और सस्ती स्टोरेज क्षमता, वर्चुअल कंप्यूट की इलास्टिसिटी और मॉडर्न डेटा फॉर्मेट्स का सपोर्ट, इन सबको मिलाकर एक पूरी तरह नया आर्किटेक्चर बनाया जा सकता था। इन इंजीनियरों में से कुछ ने महसूस किया कि मौजूदा समाधान सिर्फ पुरानी समस्याओं पर पैबंद लगा रहे हैं, नया समाधान नहीं दे रहे हैं। उन्हें लगा कि डेटा वेयरहाउसिंग को क्लाउड नेटिव तरीके से फिर से डिजाइन करने की जरूरत है। ऐसा सिस्टम जो स्टोरेज और कंप्यूट को पूरी तरह अलग कर दे, जो सैकड़ों में स्केल हो सके, जो हर तरह के डेटा को आसानी से हैंडल और डेटा को सुरक्षित और आसानी से शेयर करने की सुविधा दे। ये समस्याएं और इनका समाधान खोजने की चाह और समस्याएं ही स्नोफ्लेक की फाउंडेशन बनी। 3 अनुभवी इंजीनियरों ने मिलकर सोचा कि अब समय आ गया है एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने का जो डेटा वेयरहाउसिंग की इन सारी पुरानी समस्याओं को जड़ से खत्म कर दे। ये विचार ही आगे चलकर स्नोफ्लेक बनने वाला था। और कैसे बनता है वो सब कुछ हम जानेंगे। एक ऐसा क्लाउड डेटा प्लेटफॉर्म जो न सिर्फ मौजूदा जरूरतों को पूरा करे बल्कि भविष्य के डेटा चैलेंजेस के लिए भी तैयार हो। अब दोस्तों, ये थी कहानी पहले चैप्टर की। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे चैप्टर की ओर। संस्थापकों की पृष्ठभूमि और उनका विजन क्या था, उसके बारे में जानते हैं दूसरे चैप्टर में।
दूसरे चैप्टर में हम जानते हैं संस्थापकों का बैकग्राउंड और उनका विजन क्या था। तो स्नोफ्लैक की सफलता की नींव उनके उसके तीन संस्थापकों की गहरी तकनीकी समझ और दूरदर्शी सोच पर टिकी है। ये तीनों इंजीनियर डेटा वेयर हाउसिंग और डेटाबेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दशकों का अनुभव रखते थे। उन्होंने बड़े बड़े सिस्टम पर काम किया था और पारंपरिक डेटा मैनेजमेंट की उन कमियों को बहुत करीबी से देखा था जिन्होंने पूरी इंडस्ट्री को परेशान किया हुआ था। उनकी बैकग्राउंड, उनका पृष्ठभूमि न सिर्फ तकनीकी रूप से मजबूत था, बल्कि वे उन दुर्लभ लोगों में से थे जो समस्याओं को जड़ से समझकर पूरी तरह नया समाधान सोच सकते थे। सबसे पहले बात करते हैं बेनोइट डागेविल उनकी बात करते हैं। तो बेनोइट फ्रांस के मूल निवासी है और उन्होंने कंप्यूटर साइंस में उच्च शिक्षा प्राप्त की। 1990 के दशक में वे ओरेकल कॉरपोरेशन में शामिल हो गए थे, जो उस समय डेटाबेस की दुनिया में लीडर कंपनी थी। ओरेकल में बेनोइट ने डेटाबेस कर्नेल डेवलपमेंट पर काम किया और ओरेकल के प्रमुख प्रोडक्ट्स की परफॉर्मेंस और स्केलेबिलिटी को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे ओरेकल के उन इंजीनियरों में से थे जिन्होंने बड़े एंटरप्राइज डेटा को हैंडल करने की जटिलताओं को गहराई से समझा। लंबे समय तक ओरेकल में काम करने के बाद बेनोइट को एहसास हुआ कि पारंपरिक डेटाबेस आर्किटेक्चर क्लाउड युग की जरूरतों के लिए पर्याप्त नहीं है। वे सोचते थे कि डेटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग को अलग अलग करना चाहिए ताकि क्लाउड की इलास्टिसिटी का पूरा फायदा उठाया जा सके। दूसरे संस्थापक थियरी क्रूएंस भी फ्रांस देश से है और बेनोइट के साथ ओरेकल में लंबे समय तक काम किया। थियरी भी डेटाबेस टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट थे और उन्होंने ओरेकल में क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन और परफॉर्मेंस ट्यूनिंग पर गहन कार्य किया। बेनोइट और थियरी दोनों ने ओरेकल के उन प्रोजेक्ट्स पर साथ काम किया था जिनमें बड़े पैमाने पर डेटा प्रोसेसिंग की चुनौतियां शामिल थी। दोनों की सोच बहुत मिलती जुलती थी। वे जानते थे कि पारंपरिक सिस्टम में कंप्यूट और स्टोरेज का एक साथ बंधा होना सबसे बड़ी बाधा है। क्लाउड के आने से उन्हें लगा कि अब समय है एक ऐसा आर्किटेक्चर बनाने का जो पूरी तरह क्लाउड नेटिव हो। थियरी का फोकस हमेशा सादगी और कुशलता पर रहा। वे जानते थे कि डेटा वेयरहाउस इतना आसान हो कि बिजनेस यूजर्स खुद एनालिसिस कर सके बिना आईटी विभाग की लंबी प्रतीक्षा के। तीसरे संस्थापक मार्सिन ज़ुकोवस्की नीदरलैंड के हैं और उनकी पृष्ठभूमि थोड़ी अलग लेकिन उतनी ही प्रभावशाली है। मार्सिन ने पीएचडी स्तर पर कोलमर डेटाबेस और हाई परफॉर्मेंस एनालिटिक्स पर रिसर्च की थी। वे वेक्टरवाइज नामक कंपनी के सह संस्थापक थे जो एक हाई स्पीड एनालिटिकल डेटाबेस टेक्नोलॉजी डेवलप करती थी। वेक्टरवाइज बाद में एक्टियन कॉरपोरेशन द्वारा खरीद ली गई। मार्सिन की एक्सपर्टीज विशेषज्ञता क्षेत्र वेक्टराइज्ड प्रोसेसिंग उन्होंने देखा था। वेक्टराइज्ड प्रोसेसिंग और सीपीयू ऑप्टिमाइजेशन था उनका जो मार्सिन का एक्सपर्टीज थी वो वेक्टराइज्ड प्रोसेसिंग और सीपीयू ऑप्टिमाइजेशन क्षेत्र में था उनकी विशेषज्ञता, जिससे क्वेरीज बहुत तेज चलती थी। उन्होंने देखा था कि पारंपरिक रो ओरिएंटेड डेटाबेस एनालिटिक्स वर्कलोड के लिए उपयुक्त नहीं है और कोलमर स्टोरेज कितना बेहतर परफॉर्मेंस करता है। मार्सिन की सोच बेनोइट और थियरी से पूरी तरह मेल खाती थी। वे भी मानते थे कि क्लाउड पर एक नया डेटा वेयरहाउस बनाया जा सकता है जो स्टोरेज और कंप्यूट को अलग कर दे। ये तीनों इंजीनियर अलग अलग जगहों पर काम कर रहे थे, लेकिन उनकी मुलाकात एक सामान्य विचार से हुई। 2012 के आसपास वे एक दूसरे से जुड़े और डेटा वेयरहाउसिंग की समस्याओं पर चर्चा करने लगे। उन्हें लगा कि मौजूदा कंपनियां ओरेकल, टेराडाटा, नेक्सा सिर्फ पुराने मॉडल को क्लाउड पर ले जा रही है,
लेकिन असली इनोवेशन नहीं कर रही है। क्लाउड प्रोवाइडर्स जैसे अमेजॉन वेब सर्विसेज का S3 स्टोरेज सस्ता और अनलिमिटेड था, और EC2 जैसी कंप्यूट सर्विसेज इलास्टिक थी। इनका सही इस्तेमाल करके एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जा सकता था जो पारंपरिक सिस्टम की सभी सीमाओं को तोड़ दे। उनका मुख्य विजन था स्टोरेज और कंप्यूट का पूर्ण अलगाव। पारंपरिक सिस्टम में अगर डेटा बढ़ता था तो कंप्यूट भी बढ़ाना पड़ता था, और वाइस वर्सा। लेकिन क्लाउड पर स्टोरेज को S3 जैसे ऑब्जेक्ट स्टोर में रखा जा सकता था जो सस्ता और स्केलेबल हो, और कंप्यूट को अलग अलग वर्चुअल वेयर हाउस के रूप में चलाया जा सकता था। यूजर्स अलग अलग वर्क लोड्स के लिए अलग अलग क्लस्टर शुरू कर सकते थे। एक बड़ा क्लस्टर बैच प्रोसेसिंग के लिए, छोटा रियल टाइम डैशबोर्ड के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण पे एज यू गो मॉडल। यूजर सिर्फ इस्तेमाल किए गए संसाधनों का भुगतान करे। दूसरा बड़ा विचार था डेटा शेयरिंग का। वे चाहते थे कि संगठन बिना डेटा कॉपी किए सुरक्षित रूप से डेटा शेयर कर सके। इससे डेटा साइलो की समस्या खत्म हो जाती और पार्टनर्स के साथ सहयोग आसान हो जाता। साथ ही प्लेटफॉर्म को हर तरह के डेटा स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड के उसके लिए डिजाइन किया जाना था, बिना जटिल ETL प्रोसेस के। अब तीनों को स्नो स्पोर्ट्स का शौक था। स्नो यानी बर्फबारी होती है, वो स्नो स्पोर्ट होती है, उसका शौक था। स्कीइंग जो करते हैं ना, स्कीइंग और स्नो बोर्डिंग, उसका शौक था उनको। इसी शौक से प्रेरित होकर उन्होंने कंपनी का नाम स्नोफ्लेक रखा। स्नोफ्लेक की तरह हर कंपनी का डेटा यूनिक होता है और ठंडी साफ सुथरी तकनीक का प्रतीक भी। नाम रखते समय उन्होंने मजाक में कहा था कि ये नाम याद रखने में आसान है और डेटा की तरह कूल है। उनका विजन सिर्फ टेक्निकल नहीं था, बल्कि बिजनेस केंद्रित भी था। वे चाहते थे कि डेटा वेयर हाउस इतना आसान हो कि डेटा साइंटिस्ट, एनालिस्ट और बिजनेस यूजर्स सभी इसका इस्तेमाल कर सके। कोई जटिल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, कोई हार्डवेयर मैनेजमेंट नहीं, सिर्फ डेटा पर फोकस। वे जानते थे कि अगर ये विजन सफल हुआ तो ये पूरी डेटा इंडस्ट्री को बदल देगा। इन्हीं विचारों ने उन्हें 2012 में कंपनी शुरू करने के लिए प्रेरित किया। तीनों ने अपनी नौकरियां छोड़ी और एक नई शुरुआत की। उनका आत्मविश्वास उनके अनुभव से आया था दोस्तों। उनके एक्सपीरियंस के कारण उनको आत्मविश्वास मिला था। वे जानते थे कि सही समय पर सही विचार लेकर आ रहे हैं। उनको पता था कि हम सही समय पर सही आइडिया लेकर आ रहे हैं। क्लाउड का युग शुरू हो चुका था और डेटा की मात्रा यानी क्वांटिटी तेजी से बढ़ रही थी। स्नोफ्लेक का विजन बस यही था, डेटा को क्लाउड पर मुक्त करना, ताकि संगठन डेटा से असली वैल्यू निकाल सके। ये विजन ही आगे चलकर स्नोफ्लेक को सफल बनाने वाला था। तीनों संस्थापकों की एकजुटता, उनकी तकनीकी गहराई और क्लाउड की संभावनाओं को समझने की क्षमता ने एक ऐसी कंपनी की नींव रखी जो कुछ ही वर्षों में इंडस्ट्री की लीडर बन गई। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे। तीसरा चैप्टर है कंपनी की स्थापना कैसे हुई। ये है तीसरा चैप्टर। तो कैसे हुई कंपनी की स्थापना, वो सब कुछ जानते हैं तीसरे चैप्टर में। तो दोस्तों 2012 का वर्ष स्नोफ्लेक के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक बना। तीनों संस्थापक बेनोइट डागेविल, थियरी क्रूएंस और मार्सिन ज़ुकोवस्की, जिन्होंने अपने विजन को हकीकत में बदलने का फैसला कर लिया। उन्होंने अपनी सुरक्षित नौकरियां छोड़ी और एक स्टार्टअप शुरू करने का जोखिम उठाया। कंपनी की आधिकारिक स्थापना जुलाई 2012 में हुई और इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय सैन मैटियो कैलिफोर्निया में रखा गया। सैन फ्रांसिस्को बे एरिया उस समय टेक स्टार्टअप का केंद्र था, जहां टैलेंट, इन्वेस्टर और तकनीकी इकोसिस्टम आसानी से अवेलेबल थे। तीनों संस्थापकों ने मिलकर शुरुआती पूंजी खुद लगाई, शुरुआती पैसे खुद लगाए और कुछ करीबी निवेशकों से मदद भी उनको मिली। कंपनी शुरू करने की अब स्थापना कैसे हुई वो सब कुछ हम जानते हैं। तो तीसरे चैप्टर में यही जानते हैं कि
स्थापना कैसे हुई। तो कंपनी शुरू करने के तुरंत बाद वे स्टेल्थ मोड में चले गए। स्टेल्थ मोड में चले गए। स्टेल्थ मोड का मतलब था कि कंपनी सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं बताएगी, न प्रेस रिलीज, न वेबसाइट, न कोई अनाउंसमेंट। इसका उद्देश्य था प्रोडक्ट को पूरी तरह तैयार करने तक प्रतिस्पर्धियों से छिपा कर रखना। उस समय इसको कहा जाता है स्टेल्थ मोड। तो उस समय क्लाउड डेटा वेयर हाउसिंग का मार्केट उभर रहा था और बड़े खिलाड़ी जैसे अमेज़न रेड शिफ्ट 2012 में लॉन्च हुआ था और अन्य कंपनियां सक्रिय थी। संस्थापकों को पता था कि उनका आर्किटेक्चर अनोखा यूनिक है और वे इसे परफेक्ट बनाने तक बाहर नहीं लाना चाहते थे। स्टेल्थ मोड में रहते हुए उन्होंने लगभग 2 वर्ष बिताए, जिसमें पूरा फोकस प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर रहा, प्रोडक्ट के विकास पर रहा। शुरुआती टीम छोटी थी। तीनों संस्थापक खुद कोड लिखते थे, जो कंप्यूटर कोड आते हैं वो लिखते थे, आर्किटेक्चर डिजाइन करते थे और तकनीकी दुनिया का समाधान ढूंढ रहे थे। उन्होंने कुछ शुरुआती कर्मचारियों को हायर किया, मुख्य रूप से इंजीनियरों को जो क्लाउड टेक्नोलॉजी और डेटाबेस पर अनुभव रखते हो। टीम का आकार धीरे धीरे बढ़ा, लेकिन शुरू में ये 10-15 लोगों तक सीमित रही थी। सभी को संस्थापकों का विजन स्पष्ट था, एक क्लाउड नेटिव डेटा वेयर हाउस बनाना जो स्टोरेज और कंप्यूट को दोनों को पूरी तरह अलग कर दे। वे जानते थे कि ये आर्किटेक्चर गेम चेंजर साबित होगा। प्लेटफॉर्म का विकास अमेज़न वेब सर्विसेज पर शुरू किया गया, अमेज़न वेब सर्विसेज पर। उस समय AWS यानी अमेज़न वेब सर्विसेज क्लाउड मार्केट में स्पष्ट लीडर था। इसका S3 स्टोरेज सस्ता, टिकाऊ और स्केलेबल था, जबकि EC2 कंप्यूट इंस्टेंसेज इलास्टिक थे। संस्थापकों ने फैसला किया कि पहले अमेज़न वेब सर्विसेज पर फोकस करेंगे, क्योंकि ज्यादातर एंटरप्राइज ग्राहक पहले से अमेज़न वेब सर्विसेज इस्तेमाल कर रहे थे। स्नोफ्लेक का कोर आर्किटेक्चर अमेज़न वेब सर्विसेज के ऑब्जेक्ट स्टोरेज यानी S3 पर डेटा स्टोर करने के लिए डिजाइन किया गया। डेटा को माइक्रो पार्टीशंस में ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें ऑटोमेटिक मेटा डेटा और ऑप्टिमाइजेशन शामिल था। कंप्यूट लेयर वर्चुअल वेयर हाउस के रूप में बनाया गया। कंप्यूट लेयर को वर्चुअल वेयर हाउस के रूप में बनाया गया, जो सेकंडों में शुरू या बंद हो सकते थे। शुरुआती दिनों में टीम ने कई तकनीकी प्रयोग किए। उदाहरण के लिए उन्होंने डेटा को कॉलमर फॉर्मेट में स्टोर करने का फैसला किया, जो एनालिटिकल क्वेरीज के लिए बहुत तेज होता है। साथ ही ऑटोमेटिक क्लस्टरिंग और कंप्रेशन टेक्निक्स विकसित की गई ताकि स्टोरेज कुशल हो। संस्थापकों का ओरेकल और वेक्टर वाइज का अनुभव यहाँ बहुत काम आया। वे जानते थे कि बड़े डेटा सेट्स पर परफॉर्मेंस कैसे बनाए रखनी है। दिन रात कोडिंग सेशंस चलते थे और टीम व्हाइट बोर्ड पर आर्किटेक्चर डिस्कस करती थी। कोई औपचारिक मीटिंग्स नहीं, सिर्फ तकनीकी चर्चाएं और तेज इटरेशन। कंपनी संस्कृति शुरू से ही इंजीनियरिंग केंद्रित थी। संस्थापक चाहते थे कि हर कर्मचारी गहराई से तकनीक को समझे और ओनरशिप ले, मालिकाना ले। उन्होंने सिलिकॉन वैली की कई अच्छी प्रथाओं को अपनाया, फ्लैट स्ट्रक्चर, ओपन कम्युनिकेशन और फोकस ऑन इम्पैक्ट। ऑफिस में स्नो स्पोर्ट्स की थीम थी, दीवारों पर स्कीइंग पोस्टर्स और स्नोफ्लेक से जुड़े मजाक। ये संस्कृति आगे चलकर कंपनी की ताकत बनी। दोस्तों, फंडिंग की बात करें तो शुरुआती राउंड में उन्होंने सीड फंडिंग ली, यानी बीज सीड होता है ना, उसकी शुरुआत में सीड ही, कोई भी कंपनी होती है, कोई व्यवसाय होता है, वो सीड की तरह होता है, बीज की तरह। तो उन्होंने शुरुआत में सीड फंडिंग ली। 2012 के अंत तक उन्होंने कुछ एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटल फर्म से शुरुआती पूंजी जुटाई, लेकिन स्टेल्थ मोड होने के कारण ये सब बहुत शांतिपूर्वक हुआ। संस्थापकों ने जल्दबाजी नहीं की। अब दोस्तों, आपको इसमें से ये तो जरूर सीखने को मिलेगा, अपने
आपके व्यवसाय में भी कि स्टेल्थ मोड में कैसे काम किया जा सकता है, ताकि कंपटीटर प्रतिस्पर्धी है उसको पता न चले और अपने हम प्रोडक्ट तैयार कर दे और तुरंत लॉन्च कर दे और अपनी मोनोपोली धड़ाक लेकर क्रिएट कर ले, जैसे जियो ने किया था। जियो ने शायद ऐसा ही, मुझे याद नहीं है, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, लेकिन मुझे याद आ रहा है कहीं मैंने सुना था कि उन्होंने स्टेल्थ मोड में काम किया था जब जियो लॉन्च हुआ तब, जिसमें उन्होंने प्रोडक्ट तैयार किया और 2016 में शायद उन्होंने धड़ाक लेकर मार्केट में ठोक दिया और दूसरे जो आइडिया वोडाफोन थे वो सब कुछ चले गए, बीएसएनएल सब कुछ चले गए। इस तरह इन्होंने भी ये किया, तो आप भी इस तरह काम कर सकते हो दोस्तों। संस्थापकों ने जल्दबाजी नहीं की, उनका फोकस प्रोडक्ट पर था, न कि फंडिंग पर। वे जानते थे कि अगर प्रोडक्ट शानदार हुआ तो इन्वेस्टमेंट अपने आप आएगा। इस दौरान उन्होंने प्रतिस्पर्धियों का भी गहन अध्ययन किया दोस्तों, जो कंपटीटर्स थे उनका भी गहन अध्ययन किया, मार्केट रिसर्च भी की। अमेज़न रेडशिफ्ट क्लाउड पर डेटा वेयरहाउस दे रहा था, लेकिन वह पारंपरिक पोस्ट ग्रेस्क्यूएल पर आधारित था और स्टोरेज कंप्यूटर सेपरेशन नहीं था। अन्य समाधान जैसे गूगल बिग क्वेरी या हडूप जो मैंने बताया, आगे बोला तो हडूप बोलता था मैं, लेकिन उसका नाम है हडूप। तो हडूप बेस्ड सिस्टम की भी अपनी सीमाएं थी। स्नोफ्लेक का डिफरेंशिएटर स्पष्ट था, यानी अलगाव स्पष्ट था उनका। पूर्ण सेपरेशन और स्टोरेज एंड कंप्यूटर, जीरो मैनेजमेंट और अनलिमिटेड कॉन्करेंसी। 2013-14 तक टीम ने प्रोडक्ट को स्थिर बनाने पर काम किया। उन्होंने कई इंटरनल टेस्टिंग राउंड्स किए और बड़े डेटा सेट्स पर परफॉर्मेंस चेक की। शुरुआती चुनौतियां थी जैसे क्लाउड पर डेटा की कंसिस्टेंसी बनाए रखना, ऑटोमेटिक स्केलिंग उसको परफेक्ट करना और सिक्योरिटी फीचर जोड़ना। लेकिन संस्थापकों की एक्सपर्टीज से ये सब हल हो गया। कंपनी की स्थापना का ये चरण, इस चैप्टर में मैंने स्थापना के बारे में बात की, तो कंपनी की स्थापना का ये स्टेज धैर्य और दृढ़ता का प्रतीक था। तीनों संस्थापकों ने कोई शॉर्टकट नहीं अपनाया। वे जानते थे कि वे कुछ बड़ा बना रहे थे, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो डेटा वेयर हाउसिंग को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। सेन मैटियो के छोटे ऑफिस से शुरू हुई ये यात्रा आगे चलकर वर्ल्ड लेवल पर पहुंचने वाली थी। स्टेल्थ मोड ने उन्हें समय दिया कि वे बिना बाहरी दबाव के, कंपटीशन के दबाव के बिना प्रोडक्ट को परफेक्ट बनाए। ये स्थापना का चरण स्नोफ्लेक कंपनी की सफलता की मजबूत नींव बना। संस्थापकों की तकनीकी गहराई, सही प्लेटफॉर्म चॉइस और फोकस्ड अप्रोच ने कंपनी को सही दिशा दी। जब 2014 में वे स्टेल्थ से बाहर आए तो उनका प्रोडक्ट तैयार था और मार्केट को बदलने के लिए पूरी तरह सक्षम था। अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, लेकिन मैं थोड़ा एक स्टॉप लेता हूं दोस्तों। तो अब दोस्तों चौथा चैप्टर शुरू करते हैं, कोर टेक्नोलॉजी का विकास। ये है चौथा चैप्टर। तो स्नोफ्लेक की सफलता का सबसे बड़ा राज उसकी कोर तकनीक में छिपा है, कोर टेक्नोलॉजी में। संस्थापकों ने कंपनी शुरू करते समय ही फैसला कर लिया था कि वे एक पूरी तरह क्लाउड नेटिव आर्किटेक्चर बनाएंगे जो पारंपरिक डेटा वेयरहाउस की सभी सीमाओं को तोड़ दे। ये तकनीक इतनी नवाचारी थी, इतनी इनोवेटिव थी कि इसे समझने के लिए हमें उसके मुख्य कंपोनेंट्स को गहराई से देखना होगा। विकास का ये चरण 2012 से 2014 तक चला, जब टीम स्टेल्थ मोड में थी और पूरा फोकस तकनीकी आधार को मजबूत बनाने पर था। तीनों संस्थापकों की विशेषज्ञता ने यहाँ निर्णायक भूमिका निभाई। स्नोफ्लेक की सबसे क्रांतिकारी एक्सपर्टीज थी स्टोरेज और कंप्यूट का पूर्ण अलगाव। अब दोस्तों पारंपरिक सिस्टम्स में स्टोरेज और कंप्यूटिंग एक ही नोड्स पर चलते थे, जिससे स्केलिंग महंगी और जटिल हो जाती थी। लेकिन स्नोफ्लेक ने क्लाउड के ऑब्जेक्ट स्टोरेज का इस्तेमाल किया। शुरू में अमेज़न वेब सर्विसेज S3 डेटा को S3 में स्टोर किया जाता था, जो सस्ता, अनलिमिटेड और हाईली ड्यूरेबल था। कंप्यूट लेयर अलग थी,
इसे वर्चुअल वेयर हाउस कहा गया। वर्चुअल वेयर हाउस क्लाउड के वर्चुअल मशीन पर चलते थे और यूजर्स इन्हें सैकड़ों में शुरू कर सकते थे, रीसाइज या बंद कर सकते थे। इससे यूजर्स सिर्फ इस्तेमाल किए गए कंप्यूटर का भुगतान करते थे और स्टोरेज अलग से बिल होता था। ये पे एज यू गो मॉडल क्लाउड की असली ताकत थी, जिसे स्नोफ्लेक ने पहली बार डेटा वेयर हाउसिंग में पूरी तरह लागू किया। इस अलगाव को संभव बनाने के लिए टीम ने एक मिडिल लेयर विकसित की, जिसे क्लाउड सर्विसेज लेयर कहा जाता है। ये लेयर स्टोरेज और कंप्यूट के बीच समन्वय करती थी। जब कोई क्वेरी चलती थी तो क्लाउड सर्विसेज लेयर जरूरी डेटा को S3 से प्राप्त करती थी और उसे वर्चुअल वेयर हाउस में प्रोसेस करने के लिए भेजती थी। प्रोसेसिंग के बाद रिजल्ट वापस आता था और डेटा फिर S3 में सुरक्षित रहता था। इस डिजाइन में अनलिमिटेड कॉन्करेंसी संभव हुई। सैकड़ों यूजर्स एक साथ अलग अलग वर्चुअल वेयर हाउस पर क्वेरी चला सकते थे, बिना एक दूसरे को प्रभावित किए। डेटा स्टोरेज का तरीका भी अनोखा था। स्नोफ्लेक ने डेटा को इम्यूटेबल माइक्रो पार्टीशंस में ऑर्गेनाइज किया। हर बार जब डेटा लोड होता था तो नई माइक्रो पार्टीशंस बनती थी, पुरानी नहीं बदलती थी। इससे डेटा कंसिस्टेंसी बनी रहती थी और टाइम ट्रेवल जैसी सुविधा संभव हुई। यूजर्स पिछले किसी भी समय का डेटा देख सकते थे। साथ ही ऑटोमेटिक मेटा डेटा जनरेशन होता था। कॉलम स्टैटिस्टिक्स, मीन मैक्स वैल्यूज आदि, जो क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन में मदद करता था। टीम ने हाइब्रिड कॉलमर स्टोरेज फॉर्मेट विकसित किया, जो एनालिटिकल क्वेरीज के लिए अनुकूलित था। मार्सिन ज़ुकोवस्की, उनकी वेक्टर वाइज वाली एक्सपर्टीज यहाँ बहुत काम आई। एक और महत्वपूर्ण इनोवेशन था सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा का नेटिव सपोर्ट। उस समय ज्यादातर वेयरहाउस स्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए अच्छे थे, लेकिन JSON, AVRO, PARQUET जैसे फॉर्मेट्स को हैंडल करने में संघर्ष करते थे। स्नोफ्लेक ने वारिएंट वारिएंट डेटा टाइप पेश किया, जो सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा को बिना स्कीमे डिफाइन किए स्टोर करता था। यूजर्स SQL से ही इन पर क्वेरी चला सकते थे। अब दोस्तों, जैसे फ्लैट टेबल्स पर, इससे ETL का मैंने नाम आगे बताया था आपको। ETL प्रोसेस बहुत सरल हो गया। डेटा को जैसा है वैसा लोड करो और बाद में एनालाइज करो। अब स्केलिंग को ऑटोमेटिक बनाने पर भी बहुत काम हुआ। वर्चुअल वेयरहाउस में ऑटो सस्पेंडेड और ऑटो रिज्यूम फीचर्स जोड़े गए। अगर कोई वेयरहाउस खाली पड़ा रहता था तो वह खुद बंद हो जाता था और क्वेरी आने पर तुरंत शुरू हो जाता था। मल्टी क्लस्टर वेयरहाउस की सुविधा दी गई, जहां पीक लोड पर ऑटोमेटिक रूप से अतिरिक्त क्लस्टर शुरू हो जाते थे। ये सब बिना किसी मैन्युअल इंटरवेंशन के होता था। जीरो ऑप्स मैनेजमेंट, सिक्योरिटी और गवर्नेंस पर शुरू से ध्यान दिया गया। डेटा हमेशा एन्क्रिप्टेड रहता था, दोनों रेस्ट और इन ट्रांजिट। रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल और ऑडिट लॉग्स स्टैंडर्ड थे। अब दोस्तों, बाद में डेटा शेयरिंग के लिए सिक्योर व्यूज और सिक्योर डेटा शेयरिंग विकसित की गई, लेकिन कोर में ही सिक्योरिटी मजबूत थी। दोस्तों, विकास के दौरान टीम ने कई तकनीकी चुनौतियां झेली। उदाहरण के लिए बड़े डेटा सेट्स पर प्रूनिंग, अनावश्यक डेटा को स्किप करना। सेट्स पर प्रूनिंग करना मतलब अनावश्यक डेटा को स्किप करना, उसको ऑप्टिमाइज करना। अब मेटा डेटा को कुशलता से मैनेज करना ताकि क्वेरी प्लानिंग तेज रहे। क्लाउड की नेटवर्क लेटेंसी को कम करने के लिए कैशिंग लेयर्स जोड़ी गई। संस्थापक खुद कोड रिव्यू करते थे और हर फीचर को बड़े डेटा सेट पर टेस्ट करते थे।
वे जानते थे कि परफॉर्मेंस ही ग्राहकों को जीतेगी। अब दोस्तों 2014 तक कोर टेक्नोलॉजी काफी हद तक तैयार हो चुकी थी। प्रोडक्ट में एसक्यूएल सपोर्ट पूरा था, लोडिंग टूल्स थे और कनेक्टर्स बीआई टूल्स जैसे TABLEU टेब्ल्यू, उसका मैं स्पेलिंग बोलता हूँ TABLEAU, उससे टेब्ल्यू से कनेक्ट करने के लिए, और यूजर इंटरफेस वेब बेस्ड था, सरल और इंट्यूटिव। टीम ने इंटरनल डॉग फूडिंग की, खुद कंपनी का डेटा स्नोफ्लैक पर चलाया ताकि रियल वर्ल्ड इश्यूज पकड़े जा सके। ये कोर टेक्नोलॉजी ही स्नोफ्लैक को प्रतिस्पर्धियों से अलग करती थी दोस्तों। Amazon रेडशिफ्ट में स्टोरेज और कंप्यूट जुड़े हुए थे, बिग क्वेरी में कुछ सीमाएं थी। स्नोफ्लैक का आर्किटेक्चर 3 लेयर्स पर आधारित था, स्टोरेज लेयर, कंप्यूट लेयर और क्लाउड सर्विसेज लेयर। ये डिजाइन इतना लचीला था कि बाद में मल्टी क्लाउड सपोर्ट आसानी से जोड़ा जा सका। संस्थापकों का विजन था कि स्नोफ्लैक न सिर्फ एक डेटा वेयरहाउस हो, बल्कि एक डेटा प्लेटफॉर्म बने जहां डेटा आसानी से स्टोर, प्रोसेस और शेयर हो सके। कोर तकनीक का विकास इसी विजन को साकार करने का पहला कदम था। जब 2014 में प्राइवेट प्रीव्यू शुरू हुआ तो ये तकनीक पूरी तरह तैयार थी, स्थिर, स्टेबल, फास्ट और स्केलेबल। ये चरण स्नोफ्लैक की तकनीकी श्रेष्ठता की नींव बना। बेनोइट, थियरी और मार्सिन की तीनों की गहन समझ ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो क्लाउड की पूरी क्षमता का उपयोग करता था। आगे के वर्षों में इसी कोर पर नए फीचर्स जोड़े गए, लेकिन मूल आर्किटेक्चर आज भी वही है जो स्नोफ्लैक को इंडस्ट्री लीडर बनाए हुए है। अब 5वें चैप्टर में दोस्तों जानते हैं शुरुआती चुनौतियां और टीम का निर्माण कैसे हुआ। तो स्नोफ्लैक, उसकी शुरुआती यात्रा आसान नहीं थी। 2012 से 2014 तक का समय स्टेल्थ मोड में बीता, जहां कंपनी बाहर से लगभग अदृश्य थी, लेकिन अंदर दिन रात कड़ी मेहनत चल रही थी। किसी भी स्टार्टअप की तरह स्नोफ्लैक को भी कई चुनौतियां मिली, तकनीकी, मानवीय और बाजारी। अब संस्थापकों ने इनका सामना धैर्य और दृढ़ता से किया। सबसे बड़ी चुनौती थी एक पूरी तरह नया आर्किटेक्चर बनाने की, जो क्लाउड पर पहले कभी नहीं बनाया गया था। साथ ही सही टीम बनाने और संसाधनों का प्रबंधन करना भी आसान नहीं था। ये चरण कंपनी की संस्कृति और मजबूती की असली परीक्षा था। सबसे पहली चुनौती थी टेक्नोलॉजी की जटिलताएं। स्टोरेज और कंप्यूट को पूरी तरह अलग करना सुनने में सरल लगता था, लेकिन लागू करना बेहद कठिन था। टीम को क्लाउड की अनिश्चितताओं से जुड़ना पड़ता था। नेटवर्क लेटेंसी, डेटा ट्रांसफर की लागत और बड़े पैमाने पर कंसिस्टेंसी बनाए रखना। उदाहरण के लिए S3 से डेटा पढ़ते समय प्रूनिंग को इतना ऑप्टिमाइज करना कि क्वेरीज तेज चले, लेकिन अनावश्यक डेटा ट्रांसफर न हो। कई बार प्रयोग विफल होते थे और टीम को रातों रात डीबगिंग करनी पड़ती थी। संस्थापक खुद कोड लिखते थे और हर समस्या का समाधान ढूंढते थे। उनका पिछला अनुभव यहाँ बचाव बनता था, लेकिन क्लाउड नेटिव डिजाइन नया था, इसलिए ट्रायल एंड एरर बहुत हुआ। एक और बड़ी चुनौती थी मार्केट को समझाना, बाजार को समझाना। उस समय ज्यादातर संगठन पारंपरिक डेटा वेयरहाउस जैसे टेराडाटा या ओरेकल पर निर्भर थे। क्लाउड डेटा वेयरहाउसिंग अभी उभर रही थी और Amazon रेडशिफ्ट जैसे प्रतिस्पर्धी पहले से मौजूद थे। स्नोफ्लैक का कॉन्सेप्ट स्टोरेज और कंप्यूट का अलगाव नया था, इसलिए इन्वेस्टर्स और संभावित ग्राहकों को समझाना मुश्किल था। स्टेल्थ मोड में होने के कारण वे सार्वजनिक रूप से डेमो नहीं दे सकते थे। संस्थापकों को चुनिंदा निवेशकों से मिलना पड़ता था और व्हाइट बोर्ड पर आर्किटेक्चर समझाना पड़ता था। कई इन्वेस्टर्स शुरू में संशय में थे, क्या ये स्केल पर काम करेगा, इसलिए ये संशय में थे कई इन्वेस्टर।
टीम निर्माण भी एक बड़ी चुनौती थी। शुरू में टीम बहुत छोटी थी, सिर्फ संस्थापक और कुछ शुरुआती इंजीनियर। सिलिकॉन वैली में टॉप टैलेंट को हायर करना आसान नहीं था, क्योंकि बड़े नाम जैसे गूगल, फेसबुक और ओरेकल ज्यादा सैलरी और स्टेबिलिटी देते थे। स्नोफ्लेक एक अज्ञात स्टार्टअप था, इसलिए उम्मीदवारों को विजन पर विश्वास दिलाना पड़ता था। संस्थापकों ने व्यक्तिगत रूप से इंटरव्यू लिए और ऐसे लोगों को चुना जो क्लाउड और डेटा पर गहरा अनुभव रखते हो। वे ऐसे इंजीनियर चाहते थे जो जटिल समस्याओं को सॉल्व करना पसंद करते हो और ओनरशिप लेते हो। धीरे धीरे टीम बढ़ी। 2013 तक ये 20-30 लोगों की हो गई। हायरिंग में फोकस क्वालिटी पर था, क्वांटिटी पर नहीं। संसाधनों की कमी भी एक चुनौती थी। स्टार्टअप होने के कारण बजट सीमित था। टीम को हर खर्च पर सोचना पड़ता था, क्लाउड बिल्स, ऑफिस स्पेन, टूल्स। लेकिन संस्थापकों ने सपोर्ट के तरीके अपनाए। वे ओपन सोर्स टूल्स का इस्तेमाल करते थे और खुद बहुत कुछ बनाते थे। ऑफिस सादा था, लेकिन काम का माहौल ऊर्जावान। टीम में स्नो स्पोर्ट्स का शौक साझा था, इसलिए कभी कभी स्की ट्रिप्स या आउटिंग्स होते थे जो टीम बॉन्डिंग के लिए थे। ये संस्कृति शुरू से ही मजबूत बनी, कोई पदानुक्रम नहीं, सबकी राय महत्वपूर्ण। 2014 में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया जब बॉब मुगलिया को सीईओ बनाया गया। बॉब का अनुभव माइक्रोसॉफ्ट और जूनिपर नेटवर्क्स जैसे बड़े संगठनों में था। जूनिपर नेटवर्क्स पर मैं आईबुक बना चुका हूं दोस्तों। तो उनका अनुभव माइक्रोसॉफ्ट और जूनिपर नेटवर्क्स जैसे बड़े संगठनों में था। वे डेटा और क्लाउड के क्षेत्र में जाने पहचाने नाम थे। बॉब के आने से कंपनी को नई दिशा मिली। वे बिजनेस डेवलपमेंट और गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी पर फोकस लाए। संस्थापक तकनीकी भूमिकाओं में रहे, बेनोइट और थियरी आर्किटेक्चर पर, मार्जिन परफॉर्मेंस पर। बॉब ने टीम को और संगठित किया और कंपनी को लॉन्च के लिए तैयार किया। उनका अनुभव इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने में मददगार साबित हुआ। टीम निर्माण में कंपनी ने डाइवर्सिटी और इंक्लूजन पर भी ध्यान दिया। हालांकि शुरू में फोकस मुख्य रूप से टेक्निकल एक्सीलेंस पर था, यानी टेक्निकल उत्कृष्टता पर था। इंजीनियरिंग टीम में दुनिया भर से लोग थे, यूरोप, अमेरिका, एशिया। सभी को एक सामान्य विजन बांधे रखता था, डेटा वेयर हाउसिंग को बदलना। मीटिंग्स में ओपन डिस्कशन होते थे और गलतियां सीखने का हिस्सा मानी जाती थी। ये संस्कृति आगे चलकर स्नोफ्लेक की सबसे बड़ी ताकत बनी। लोग कंपनी के लिए समर्पित थे क्योंकि वे कुछ नया बना रहे थे। चुनौतियों के बावजूद टीम का मोटिवेशन ऊंचा रहा। संस्थापकों का नेतृत्व प्रेरणादायक था। वे खुद सबसे कठिन काम करते थे। जब तकनीकी बग्स आते थे तो सब मिलकर सॉल्व करते थे। निवेशकों से फीडबैक मिलता था तो उसे शामिल किया जाता था। इस दौरान कंपनी ने कुछ शुरुआती फंडिंग राउंड्स पूरे किए जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए जरूरी थे। इन्वेस्टर जैसे शटर हिल वेंचर्स ने विजन पर विश्वास किया और सपोर्ट दिया। ये चरण स्नोफ्लेक के चरित्र को गढ़ने वाला था। चुनौतियां ने टीम को मजबूत बनाया और संस्कृति को गहराई दी। जब 2014 में प्राइवेट प्रीव्यू शुरू हुआ तो टीम तैयार थी। छोटी लेकिन शक्तिशाली टीम ने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो मार्केट को हैरान करने वाला था। शुरुआती संघर्षों ने कंपनी को धैर्य, इनोवेशन और टीम वर्क की कीमत सिखाई, जो आगे की सफलता की चाबी बनी। बॉब मुगलिया के नेतृत्व में टीम ने लॉन्च की तैयारी की, सेल्स और मार्केटिंग की शुरुआती टीम बनी और ग्राहक फीडबैक को शामिल करने का सिस्टम बनाया गया। ये सब करते हुए कंपनी ने अपनी इंजीनियरिंग केंद्रित पहचान बनाए रखी। शुरुआती चुनौतियां पार करना आसान नहीं था, लेकिन इन्होंने स्नोफ्लेक को एक मजबूत आधार दिया। जब कंपनी बाहर आई तो वह पहले से कहीं ज्यादा तैयार थी। ये दौर साबित करता है दोस्तों, ये चैप्टर साबित करता है और ये दौर साबित करता है कि सफल स्टार्टअप्स चुनौतियों से ही बनते हैं।
स्नोफ्लेक की टीम ने हर बाधा को अवसर में बदला और यही सोच कंपनी को आगे ले गई। अब बढ़ते हैं दोस्तों छठे चैप्टर की ओर, लॉन्च और पहले ग्राहक। ये है छठा चैप्टर, पहले ग्राहक कौन था और पहला लॉन्च क्या था, वो सब कुछ जानते हैं छठे चैप्टर में। तो 2014 का वर्ष स्नोफ्लेक के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आया। लगभग 2 वर्ष स्टेल्थ मोड में बिताने के बाद कंपनी ने आखिरकार दुनिया के सामने आने का फैसला किया। अक्टूबर 2014 में स्नोफ्लेक ने आधिकारिक रूप से अपना अस्तित्व घोषित किया कि कंपनी है, स्नोफ्लेक कंपनी है। अब इसी के साथ कंपनी ने सीरीज सी फंडिंग राउंड की अनाउंसमेंट की, जिसमें $100 मिलियन से अधिक की पूंजी जुटाई गई। ये उस समय क्लाउड डेटा वेयर हाउसिंग स्टार्टअप के लिए एक बड़ा फंडिंग राउंड था। इन्वेस्टर्स ने रेड पॉइंट वेंचर्स, समर हिल वेंचर्स और अन्य प्रमुख शामिल थे। इन्वेस्टर्स में रेड पॉइंट वेंचर्स, शटर हिल वेंचर्स और अन्य प्रमुख नाम इन्वेस्टमेंट में शामिल थे। इस अनाउंसमेंट के साथ बॉब मुगलिया को सीईओ के रूप में पेश किया गया, जिन्होंने कंपनी को सार्वजनिक चरण में ले जाने की जिम्मेवारी संभाली। संस्थापक तकनीकी नेतृत्व में रहे, जबकि बॉब ने बिजनेस और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को संभाला। लॉन्च के समय स्नोफ्लेक ने अपना प्रोडक्ट प्राइवेट प्रीव्यू में उपलब्ध कराया। इसका मतलब था कि चुनिंदा ग्राहकों और पार्टनर्स को ही एक्सेस दिया गया। कंपनी ने यह कदम इसलिए उठाया ताकि रियल वर्ल्ड फीडबैक मिल सके और प्रोडक्ट को अंतिम रूप दिया जा सके। प्राइवेट प्रीव्यू में शामिल होने वाले संगठनों को स्नोफ्लेक की तकनीकी झलक मिली। स्टोरेज और कंप्यूट का अलगाव, इलास्टिक स्केलिंग और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा का आसान हैंडलिंग। इन शुरुआती यूजर्स ने बड़े डेटा सेट्स पर टेस्टिंग की और अपनी मौजूदा समस्याओं को स्नोफ्लेक पर सॉल्व करने की कोशिश की। फीडबैक बहुत सकारात्मक था, पॉजिटिव था। कई यूजर्स ने बताया कि स्नोफ्लेक की क्वेरी स्पीड पारंपरिक सिस्टम से कई गुना तेज थी और मैनेजमेंट का बोझ लगभग शून्य था। जून 2015 में स्नोफ्लेक ने जनरल अवेलेबिलिटी की अनाउंसमेंट की। अब प्लेटफॉर्म सभी के लिए खुला था, कोई भी संगठन साइन अप करके इस्तेमाल करना शुरू कर सकता था। लॉन्च के समय प्रोडक्ट पूरी तरह परिपक्व था। इसमें स्टैंडर्ड एसक्यूएल सपोर्ट, आसान डेटा लोडिंग, बीआई टूल्स जैसे टेब्ल्यू और लूकर से कनेक्शन और मजबूत सिक्योरिटी फीचर्स शामिल थे। कंपनी ने अमेज़न वेब सर्विसेज पर फोकस बनाए रखा, लेकिन आर्किटेक्चर इतना लचीला था कि भविष्य में अन्य क्लाउड पर विस्तार आसान था। दोनों इवेंट में बॉब मुगलिया ने स्नोफ्लेक को डेटा वेयरहाउस फॉर द क्लाउड कहा, जो बिना किसी हार्डवेयर मैनेजमेंट के अनलिमिटेड स्केल लेता है। इस अनाउंसमेंट ने इंडस्ट्री में काफी चर्चा पैदा की। अब दोस्तों पहले ग्राहकों की बात करें तो स्नोफ्लेक ने बहुत स्मार्ट तरीके से शुरुआत की। कंपनी ने बड़े एंटरप्राइज संगठनों को टारगेट किया जो पहले से क्लाउड पर शिफ्ट हो रहे थे। शुरुआती ग्राहकों में कैपिटल वन, एडोब, सिस्को, सोनी पिक्चर्स और नेटफ्लिक्स जैसी कंपनियां शामिल थी। ये संगठन पारंपरिक डेटा वेयरहाउस की सीमाओं से परेशान थे और क्लाउड पर कुछ नया चाहते थे। उदाहरण के लिए एक बड़े रिटेल ग्राहक ने स्नोफ्लेक पर अपने सेमी स्ट्रक्चर्ड वेब लोड को लोड किया और देखा कि क्वेरीज घंटों की जगह मिनटों में चल रही है। एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी ने कॉनकरेंसी टेस्ट की। सैकड़ों यूजर्स एक साथ क्वेरी चला रहे थे और परफॉर्मेंस गिर भी नहीं रही थी। ये पहले ग्राहक स्नोफ्लेक के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। कंपनी ने उनके साथ मिलकर प्रोडक्ट को रिफाइन किया। अब दोस्तों परिष्कृत किया। हर ग्राहक के साथ एक डेडिकेटेड कस्टमर सक्सेस टीम काम करती थी, जो फीडबैक लेती थी और इश्यूज सॉल्व करती थी। इससे न सिर्फ प्रोडक्ट बेहतर हुआ, बल्कि ग्राहकों का विश्वास भी बढ़ा। शुरुआती दिनों में नेट प्रमोटर स्कोर यानी एनपीएस, नेट प्रमोटर स्कोर बहुत ऊंचा था, जो इस बात का सिग्नल था कि यूजर्स वाकई संतुष्ट थे। कई ग्राहकों ने स्नोफ्लेक को अपने मुख्य डेटा प्लेटफॉर्म के रूप में अपनाया और पुराने सिस्टम से माइग्रेट करना शुरू किया।
लॉन्च के बाद मार्केटिंग और सेल्स स्ट्रेटेजी पर फोकस बढ़ा। कंपनी ने इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस में भाग लिया, जैसे अमेजन वेब सर्विसेज री इन्वेंट, और वहां डेमो दिए। वर्ड ऑफ माउथ बहुत प्रभावी साबित हुआ, और वैसे भी वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजमेंट बहुत प्रभावी साबित होती है। एक ग्राहक की सफलता की कहानी दूसरे तक पहुंचती थी, इसको वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजिंग कहते हैं। तो स्नोफ्लेक ने केस स्टडीज पब्लिश की, जिनमें ग्राहकों ने बताया कि कैसे उन्होंने लागत बचाई और परफॉर्मेंस बढ़ाई। उदाहरण के लिए एक ग्राहक ने बताया कि स्नोफ्लेक पर स्विच करने से उनकी एनालिटिक्स टीम की प्रोडक्टिविटी 2 गुनी हो गई, क्योंकि अब उन्हें हार्डवेयर या ट्यूनिंग की चिंता नहीं थी। प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में बात करें तो स्नोफ्लेक का लॉन्च सही समय पर हुआ। अमेजॉन रेडशिफ्ट पहले से था, लेकिन उसमें स्टोरेज और कंप्यूट जुड़े हुए थे, जिससे ओवर प्रोविजनिंग होती थी। गूगल बिग क्वेरी बैच प्रोसेसिंग के लिए अच्छा था, लेकिन इंटरएक्टिव एनालिटिक्स में सीमाएं थी, लिमिटेड था। स्नोफ्लेक ने इन दोनों की कमियों को दूर किया और एक संतुलित समाधान दिया। पहले ग्राहकों ने इस अंतर को जल्दी समझ लिया और स्नोफ्लेक को प्रायोरिटी दी। इस चरण में कंपनी ने पार्टनरशिप भी शुरू की। बीआई टूल वेंडर्स जैसे टेबल्यू, माइक्रोस्ट्रेटेजी और लूकर के साथ इंटीग्रेशन प्रमोट किए गए। साथ ही ईटीएल टूल जैसे इंफॉर्मेटिका और टैलेंट उसके साथ कनेक्शन बनाए गए। ये पार्टनरशिप ग्राहकों को आसान माइग्रेशन और इकोसिस्टम सपोर्ट देती थी। लॉन्च और पहले ग्राहकों का ये दौर स्नोफ्लेक की कहानी की असली शुरुआत था। 2015 के अंत तक कंपनी के पास सैकड़ों ग्राहक थे और रेवेन्यू तेजी से बढ़ रहा था। ग्राहक फीडबैक से नए फीचर्स जोड़े गए, जैसे बेहतर मॉनिटरिंग टूल्स और अधिक कनेक्टर्स। बॉब मुगलिया के नेतृत्व में टीम ने गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी को मजबूत किया। ये चरण साबित करता है कि एक शानदार प्रोडक्ट अकेला काफी नहीं होता, सही ग्राहक फोकस और फीडबैक लूप जरूरी है। स्नोफ्लेक ने पहले ग्राहकों को अपना पार्टनर बनाया, न कि सिर्फ कस्टमर। यही दृष्टिकोण आगे चलकर कंपनी को तेज विकास की ओर ले गया। जब 2016 आया तो स्नोफ्लेक पहले से ही क्लाउड डेटा वेयर हाउसिंग में एक मजबूत खिलाड़ी बन चुका था। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर की ओर। 7वां चैप्टर है तेज विकास और ग्राहक वृद्धि कैसे हुई। कंपनी का तेज विकास कैसे हुआ और ग्राहकों में वृद्धि कैसे हुई, वो सब कुछ जानते हैं 7वें चैप्टर में दोस्तों। तो 2015 में जनरल अवेलेबिलिटी के बाद स्नोफ्लेक ने जिस गति से विकास किया वो क्लाउड डेटा इंडस्ट्री में एक मिसाल बन गया। लॉन्च के सिर्फ 1-2 वर्षों में कंपनी के ग्राहक सैकड़ों से हजारों तक पहुंच गए। ये तेज वृद्धि सिर्फ प्रोडक्ट की तकनीकी श्रेष्ठता का नतीजा नहीं थी, बल्कि ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण, स्मार्ट मार्केटिंग और इंडस्ट्री की बदलती जरूरतों के साथ तालमेल का परिणाम भी थी। संगठनों ने समझ लिया था कि क्लाउड पर डेटा मैनेजमेंट कितना आसान और कुशल हो सकता है। स्नोफ्लेक ने पारंपरिक सिस्टम की जटिलताओं को खत्म करके एक नया मानक स्थापित किया और ग्राहक स्वाभाविक रूप से इसकी ओर आकर्षित हुए। तेज विकास की एक बड़ी वजह थी स्नोफ्लेक की अनोखी डेटा शेयरिंग सुविधा। 2016-17 के आसपास कंपनी ने सिक्योर डेटा शेयरिंग को प्रमुख फीचर के रूप में प्रमोट किया। ये सुविधा संगठनों को बिना डेटा कॉपी किए, बिना ETL प्रोसेस के और पूरी तरह सुरक्षित तरीके से डेटा शेयर करने की अनुमति देती थी। उदाहरण के लिए एक रिटेल कंपनी अपने सप्लायर्स के साथ रियल टाइम इन्वेंट्री डेटा शेयर कर सकती थी, या एक फाइनेंशियल संस्थान पार्टनर्स के साथ एनालिटिक्स रिजल्ट शेयर कर सकती थी। पारंपरिक तरीकों में डेटा कॉपी करने से स्टोरेज बर्बाद होता था, सिक्योरिटी रिस्क बढ़ता था और डेटा इनकंसिस्टेंट हो जाता था। स्नोफ्लेक की ये सुविधा इन सारी समस्याओं को एक झटके में समाधान देती थी। कई ग्राहकों ने अपनाकर अपने इकोसिस्टम को मजबूत किया और यह फीचर वर्ड ऑफ माउथ का स्रोत बना। ग्राहक वृद्धि की बात करें तो ग्राहक वृद्धि में
विभिन्न इंडस्ट्रीज की भूमिका महत्वपूर्ण थी। शुरू में टेक कंपनियां जैसे एडोब, नेटफ्लिक्स और सिस्को स्नोफ्लेक का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन जल्दी ही रिटेल, फाइनेंस, हेल्थ केयर, मीडिया और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स ने इसे अपनाया। रिटेल कंपनियां ग्राहक व्यवहार एनालिसिस के लिए सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा प्रोसेस करती थी। फाइनेंशियल सर्विसेज में रिस्क मैनेजमेंट और फ्रॉड डिटेक्शन के लिए हाई कॉन्करेंसी जरूरी थी। हेल्थ केयर संगठन पेशेंट डेटा को सुरक्षित शेयर करते थे। हर इंडस्ट्री की अपनी चुनौतियां थी और स्नोफ्लेक का लचीला आर्किटेक्चर उन्हें पूरा करता था, उन चुनौतियों को पूरा करता था। कंपनी ने इंडस्ट्री स्पेसिफिक केस स्टडीज और सॉल्यूशन पब्लिश किए जो नए ग्राहकों को आकर्षित करते थे। इस दौरान कंपनी ने अपनी सेल्स एंड मार्केटिंग टीम को काफी विस्तार दिया। बॉब मुगलिया के नेतृत्व में गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी को परफेक्ट किया गया। सेल्स टीम एंटरप्राइज ग्राहकों पर फोकस करती थी जहां बड़े कॉन्ट्रैक्ट संभव थे। साथ ही स्नोफ्लेक ने फ्री ट्रायल और क्रेडिट्स की सुविधा दी ताकि छोटे संगठन भी आसानी से शुरू कर सके। कई ग्राहक फ्री ट्रायल से शुरू करके बड़े यूजर बन गए। मार्केटिंग में कंटेंट बहुत प्रभावी था। ब्लॉग्स, वेबिनार्स, व्हाइट पेपर्स और कॉन्फ्रेंस प्रेजेंटेशन। अमेज़न वेब सर्विसेज री इन्वेंट जैसे बड़े इवेंट्स में स्नोफ्लेक की बूथ और सेशंस हमेशा भरे रहते थे। पार्टनरशिप ने भी विकास में योगदान दिया। बीआई टूल्स, ईटीएल वेंडर्स और कंसल्टिंग फर्म्स जैसे डेलोइट और एक्सटेंचर एक्सटेंचर उसको मुझे उतनी अंग्रेजी नहीं आती है दोस्तों, तो स्पेलिंग बोल देता हूँ, ACCENTURE एक्सटेंचर, उसके साथ सहयोग बढ़ा तो ग्राहक सफलता की कहानियां खुद ब खुद फैलने लगी। ग्राहकों की सफलता की कहानियां खुद ब खुद फैलने लगी। एक बड़े रिटेलर ने बताया कि स्नोफ्लेक पर स्विच करने से उनकी एनालिटिक्स क्वेरी 10 गुना तेज हो गई और लागत आधी रह गई। एक मीडिया कंपनी ने डेटा शेयरिंग से अपने एडवर्टाइजर के साथ रियल टाइम इंसाइट्स शेयर किए जिससे रेवेन्यू बढ़ा। ये स्टोरीज और सोशल मीडिया, इंडस्ट्री फोरम्स और कॉन्फ्रेंस में शेयर होती थी। स्नोफ्लेक का नेट प्रमोटर स्कोर लगातार ऊंचा रहा जो ग्राहक संतुष्टि का मजबूत सिग्नल था। कई ग्राहक स्नोफ्लेक को अपना प्राइमरी डेटा प्लेटफॉर्म बना चुके थे और पुराने सिस्टम्स को पूरी तरह रिप्लेस कर रहे थे। 2017-18 तक स्नोफ्लेक के ग्राहक हजारों में पहुंच गए थे, जिनमें फॉर्च्यून 500 कंपनियां शामिल थी। कंपनी ने ग्लोबल विस्तार शुरू किया, यूरोप, एशिया पैसिफिक और लैटिन अमेरिका में ऑफिस खोले और लोकल सेल्स टीम बनाई। अमेज़न वेब सर्विसेज के अलावा अन्य रीजन्स में उपलब्धता बढ़ाई गई। इस विकास को सपोर्ट करने के लिए कंपनी ने फंडिंग राउंड पूरे किए जो प्रोडक्ट इनोवेशन और टीम विस्तार में लगाए गए। तेज विकास के बावजूद दोस्तों कंपनी ने अपनी संस्कृति बनाए रखी। इंजीनियरिंग पर फोकस जारी रहा और ग्राहक फीडबैक से नए फीचर्स जोड़े गए। उदाहरण के लिए बेहतर क्वेरी मॉनिटरिंग, अधिक कनेक्टर्स और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। स्नोफ्लेक ने समझा कि ग्राहक वृद्धि सिर्फ सेल्स से नहीं बल्कि यूजर एक्सपीरियंस से आती है। इसलिए कस्टमर सक्सेस टीम को मजबूत किया गया जो हर ग्राहक की मदद करती थी। ये दौर स्नोफ्लेक को एक उभरते स्टार के रूप में मार्केट लीडर की ओर ले गया। ये जो दौर था वो स्नोफ्लेक को एक उभरते स्टार से मार्केट लीडर की ओर ले गया। ग्राहक वृद्धि ने कंपनी को डेटा दिखाया कि उनका विजन सही है। संगठन डेटा को आसानी से इस्तेमाल करना चाहते हैं बिना तकनीकी बोझ के। डेटा शेयरिंग जैसी सुविधाओं ने स्नोफ्लेक को सिर्फ एक वेयरहाउस से ज्यादा बनाया। ये वेयरहाउस से कुछ ज्यादा ही बना दिया। ये एक इकोसिस्टम बन रहा था। 2018 तक स्नोफ्लेक क्लाउड डेटा वेयरहाउसिंग में स्पष्ट लीडर बन चुका था।
तेज विकास ने इन्वेस्टर्स का विश्वास बढ़ाया और कंपनी को अगले चरणों के लिए तैयार किया, जैसे मल्टी क्लाउड विस्तार और नए इनोवेशन। ये विकास ग्राहकों की सफलता पर टिका था और यही स्नोफ्लेक की असली ताकत बनी दोस्तों। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले चैप्टर की ओर। 8वां चैप्टर है मल्टी क्लाउड विस्तार कैसे हुआ, मल्टी क्लाउड पर विस्तार कैसे हुआ, उसके बारे में जानते हैं 8वें चैप्टर में। तो दोस्तों स्नोफ्लेक की विकास यात्रा में मल्टी क्लाउड स्ट्रेटेजी एक निर्णायक कदम साबित हुई। शुरुआत में कंपनी पूरी तरह अमेज़न वेब सर्विसेज पर आधारित थी, क्योंकि उस समय अमेज़न वेब सर्विसेज क्लाउड मार्केट में स्पष्ट लीडर था और ज्यादातर एंटरप्राइज ग्राहक वही थे। लेकिन संस्थापकों और नेतृत्व टीम को शुरू से ही पता था कि ग्राहकों को चुनाव की आजादी देना जरूरी है। किसी भी कंपनी को चुनने की आजादी देनी जरूरी है। कई बड़े संगठन एक ही क्लाउड प्रोवाइडर पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहते थे। वे वेंडर लॉक इन से बचना चाहते थे, अलग अलग क्लाउड की विशेष सुविधाओं का लाभ उठाना चाहते थे या रेगुलेटरी जरूरतों के कारण मल्टी क्लाउड अपनाना चाहते थे। तो स्नोफ्लेक का आर्किटेक्चर शुरू से ही इतना लचीला था कि मल्टी क्लाउड सपोर्ट जोड़ना अपेक्षाकृत आसान था। यह विस्तार 2018 से शुरू हुआ और कंपनी को प्रतिस्पर्धियों से काफी आगे ले गया। 2018 में स्नोफ्लेक ने अपना सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाया। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पर सपोर्ट की घोषणा हुई। जून 2018 में एज्योर पर स्नोफ्लेक की जनरल अवेलेबिलिटी हुई। ये कदम रणनीतिक था, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एज्योर तेजी से बढ़ रहा था और कई एंटरप्राइज, खासकर विंडोज बेस्ड संगठन, एज्योर को प्रायोरिटी दे रहे थे। स्नोफ्लेक का प्लेटफॉर्म एज्योर के ऑब्जेक्ट स्टोरेज और कंप्यूट रिसोर्स पर चलने लगा। सबसे बड़ी बात ये थी कि यूजर्स का एक्सपीरियंस एक समान रहा। वही एसक्यूएल, वही फीचर्स, वही परफॉर्मेंस। डेटा को एक क्लाउड से दूसरे पर माइग्रेट करने की जरूरत नहीं थी। स्नोफ्लेक का मेटा डेटा लेयर सब संभालता था। इस घोषणा ने, इस अनाउंसमेंट ने उन ग्राहकों को आकर्षित किया जो एज्योर पर थे लेकिन अमेज़न वेब सर्विसेज ओनली सॉल्यूशन से बचना चाहते थे। एज्योर सपोर्ट के साथ दोस्तों स्नोफ्लेक ने क्रॉस क्लाउड डेटा शेयरिंग को और मजबूत किया। अब एक ग्राहक अमेज़न वेब सर्विसेज पर डेटा रखकर एज्योर यूजर के साथ शेयर कर सकता था बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के। ये सुविधा उन संगठनों के लिए गेम चेंजर थी जो हाइब्रिड या मल्टी क्लाउड स्ट्रेटेजी अपनाते थे। माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप भी गहरी हुई। दोनों कंपनियां ज्वाइंट मार्केटिंग और सेल्स करती थी। एज्योर मार्केट प्लेस पर स्नोफ्लेक उपलब्ध हुआ, जिससे ग्राहकों को आसानी से सब्सक्राइब करने की सुविधा मिली। यानी सब्सक्रिप्शन, दूसरे जो कस्टमर के सब्सक्रिप्शन लेने की सुविधा मिली, ग्राहकों को आसानी से सब्सक्राइब करने की सुविधा मिली। इस विस्तार में स्नोफ्लेक के ग्राहक आधार यानी कंज्यूमर बेस में विविधता आई इस विस्तार से, और नए सेक्टर्स जैसे गवर्नमेंट और बड़े एंटरप्राइज से ग्राहक जुड़े। अगला बड़ा कदम 2019 में आया, जब नवंबर में गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, जिसको शॉर्ट में जीसीपी कहा जाता है, जीसीपी गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पर स्नोफ्लेक लॉन्च हुआ। अब गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म उस समय डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग में मजबूत हो रहा था, खासकर बिग क्वेरी के साथ। कई संगठन गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म की एआई या एमएल सर्विसेज जैसे टेंसरफ्लो और बिग क्वेरी एमएल का इस्तेमाल करते थे। स्नोफ्लेक ने गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के क्लाउड स्टोरेज और कंप्यूट इंजन पर अपना प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया। फिर से यूजर एक्सपीरियंस एक समान रहा, कोई कोड चेंज नहीं, कोई री आर्किटेक्चर नहीं। इस लॉन्च के साथ स्नोफ्लेक अब तीनों प्रमुख पब्लिक क्लाउड्स अमेज़न वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर और गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध था। ये उपलब्धि, ये अचीवमेंट बहुत कम कंपनियों की थी। ज्यादातर क्लाउड नेटिव सॉल्यूशन एक ही प्रोवाइडर पर निर्भर रहते थे। अब दोस्तों मल्टी क्लाउड विस्तार का सबसे बड़ा फायदा था वेंडर न्यूट्रलिटी। ग्राहक अब अपने पसंदीदा क्लाउड पर स्नोफ्लेक चला सकते थे और भविष्य में बदलाव की आजादी रखते थे।
कई संगठनों ने मल्टी क्लाउड स्ट्रैटेजी अपनाई। कुछ वर्कलोड अमेजॉन वेब सर्विसेज पर, कुछ एज्योर पर, कुछ गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पर। स्नोफ्लेक की डेटा शेयरिंग सुविधा ने क्रॉस क्लाउड कोलैबोरेशन को और आसान बनाया। उदाहरण के लिए एक कंपनी अपने मुख्य डेटा वेयरहाउस को अमेजॉन वेब सर्विसेज पर रख सकती थी, लेकिन गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पर चल रहे एमएल मॉडल्स को रियल टाइम डेटा फीड कर सकती थी। ये लचीलापन, ये फ्लेक्सिबिलिटी ग्राहकों को बहुत पसंद आई और स्नोफ्लेक को प्रतिस्पर्धियों जैसे अमेजॉन रेडशिफ्ट, एजोर साइनेप्सी और गूगल बिग क्वेरी से अलग कर दिया। इस खूबी ने, इस विस्तार ने पार्टनरशिप को भी नई ऊंचाई दी। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल दोनों के साथ ज्वाइंट गो टू मार्केट प्रोग्राम शुरू हुए। तीनों क्लाउड प्रोवाइडर्स के मार्केट प्लेस पर स्नोफ्लेक उपलब्ध हुआ, तीनों वेब पर, जिससे बिलिंग और प्रोक्योरमेंट आसान हो गया। ग्राहक अपने मौजूदा क्लाउड कमिटमेंट्स का लाभ उठाकर स्नोफ्लेक खरीद सकते थे। कंपनी ने क्लाउड स्पेसिफिक ऑप्टिमाइजेशंस भी जोड़े, जैसे एज्योर के एक्टिव डायरेक्टरी से इंटीग्रेशन या गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म से बिग क्वेरी से डेटा ट्रांसफर। लेकिन कोर आर्किटेक्चर वही रहा, स्टोरेज और कंप्यूट का अलगाव, जीरो मैनेजमेंट। मल्टी क्लाउड स्ट्रेटेजी ने स्नोफ्लेक को ग्लोबल स्तर पर मजबूत बनाया। अलग अलग रीजन्स में लोकल क्लाउड उपलब्धता से डेटा रेजिडेंसी और कंप्लायंस जरूरतें पूरी हुई। यूरोप, एशिया और अन्य क्षेत्रों के ग्राहकों को लोकल क्लाउड पर स्नोफ्लेक चलाने की सुविधा मिली। इस विस्तार से ग्राहक संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई और स्नोफ्लेक अब सिर्फ एक अमेजॉन वेब सर्विसेज अमेजॉन का पार्टनर नहीं, बल्कि तीनों प्रमुख क्लाउड का प्राथमिक पार्टनर बन गया। ये चरण स्नोफ्लेक की दूरदर्शिता का प्रमाण था, दूर की सोच का प्रमाण था। जब कई प्रतिस्पर्धी एक क्लाउड पर अटके थे, स्नोफ्लेक ने ग्राहक की आजादी को प्राथमिकता दी। मल्टी क्लाउड सपोर्ट ने कंपनी को मार्केट लीडर की स्थिर मजबूत की। मल्टी क्लाउड सपोर्ट ने कंपनी को मार्केट लीडर की स्थिति मजबूत की और भविष्य के लिए आधार तैयार किया। बाद में इसी लचीलेपन ने एआई और डेटा क्लाउड जैसी नई पहलों को संभव बनाया। मल्टी क्लाउड विस्तार ने स्नोफ्लेक को एक सच्चा डेटा क्लाउड प्लेटफॉर्म बना दिया, जहां डेटा क्लाउड की सीमाओं से परे आसानी से बहता है। यहाँ पर डेटा क्लाउड की सीमाओं से परे आसानी से बहता है। ये कदम कंपनी की सफलता की कहानी में एक महत्वपूर्ण अध्याय बना। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर, नौवां चैप्टर है निरंतर नवाचार और नए फीचर्स कौन कौन से थे और इनोवेशन निरंतर कैसे हुआ, वो सब कुछ जानते हैं 9वें चैप्टर में। तो स्नोफ्लेक की सफलता का एक बड़ा रहस्य उसकी निरंतर नवाचार करने की क्षमता है। कंपनी ने कभी भी अपने कोर आर्किटेक्चर पर रुककर संतुष्ट नहीं हुई कंपनी, बल्कि ग्राहकों की बदलती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लगातार नए फीचर्स जोड़े। मल्टी क्लाउड विस्तार के बाद का दौर 2018 से आगे विशेष रूप से इनोवेशन से भरा रहा। स्नोफ्लेक ने समझ लिया था कि डेटा वेयरहाउसिंग अब सिर्फ स्टोरेज और क्वेरीज तक सीमित नहीं है। ये एक पूरा डेटा इकोसिस्टम बनना चाहिए, जहां डेटा इंजेस्शन, प्रोसेसिंग, शेयरिंग, एप्लीकेशन डेवलपमेंट और एआई या एमएल सभी एक ही प्लेटफॉर्म पर हो सके। ये दृष्टिकोण कंपनी को प्रतिस्पर्धियों से आगे रखता था और ग्राहकों को लगातार नई वैल्यू देता था। शुरुआती ग्राहकों में से कुछ तो कोर प्रोडक्ट का हिस्सा थे, जैसे टाइम ट्रेवल और जीरो कॉपी क्लोनिंग। टाइम ट्रेवल यूजर्स को पिछले किसी भी समय का डेटा लिखने या रिस्टोर करने की सुविधा देता था, जो डेटा डिलीशन या एरर की स्थिति में बहुत उपयोगी था। जीरो कॉपी क्लोनिंग से बड़े टेबल्स की कॉपी बिना अतिरिक्त स्टोरेज के सेकंडों में बन जाती थी, जो टेस्टिंग और डेवलपमेंट के लिए आदर्श था। लेकिन 2017-18 के आसपास कंपनी ने डेटा पाइपलाइंस को मजबूत करने पर फोकस किया। स्नो पाइप नामक फीचर पेश किया गया, जो कंटिन्यूअस डेटा लोडिंग्स की सुविधा देता था। जैसे S3 या अन्य सोर्स से नए फाइल्स आते ही
ऑटोमेटिक लोड हो जाते थे। इसके साथ स्ट्रीम्स और टास्क स्ट्रीम्स और टास्क आए जो चेंज डेटा कैप्चर और शेड्यूल प्रोसेसिंग की अनुमति देते थे। इन फीचर्स से स्नोफ्लेक एक पूरा ELT यानी एक्सट्रैक्ट लोड ट्रांसफॉर्म प्लेटफॉर्म बन गया, जहां जटिल एक्सट्रैक्ट लोड और ट्रांसफॉर्म की जरूरत कम हो गई। एक और बड़ा इनोवेशन था स्नोफ्लेक डेटा मार्केटप्लेस। शुरू में सिक्योर डेटा शेयरिंग के रूप में आया ये फीचर 2019-20 में पूरा मार्केट प्लेस बन गया। यहाँ डेटा प्रोवाइडर्स थर्ड पार्टी डेटा सेट्स जैसे वेदर डेटा, डेमोग्राफिक्स, फाइनेंशियल मार्केट डेटा लिस्ट कर सकते थे और कंज्यूमर उन्हें डायरेक्ट स्नोफ्लेक में क्वेरी कर सकते थे बिना डेटा कॉपी या मूवमेंट के। ये दुनिया का पहला क्लाउड डेटा मार्केट प्लेस था जो डेटा मोनेटाइजेशन को आसान बनाता था। हजारों डेटा प्रोडक्ट्स उपलब्ध हुए और संगठन अपनी एनालिटिक्स को रीच करने के लिए एक्सटर्नल डेटा आसानी से जोड़ सकते थे। मार्केट प्लेस ने स्नोफ्लेक को एक डेटा क्लाउड इकोसिस्टम का केंद्र बना दिया। 2021-22 में स्नोफ्लेक ने डेवलपर एक्सपीरियंस पर बड़ा फोकस किया और स्नो पार्क पेश किया। स्नो पार्क डेवलपर्स को अपनी पसंदीदा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन, जावा, स्काला में कोड लिखकर स्नोफ्लेक के अंदर चलाने की सुविधा देता था। पहले यूजर्स को सिर्फ SQL इस्तेमाल करना पड़ता था, लेकिन स्नो पार्क से डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, मशीन लर्निंग मॉडल्स ट्रेनिंग और कस्टम लॉजिक सीधे वेयर हाउस में चल सकता था। ये फीचर पब्लिक प्रीव्यू में 2021 में आया और 2022 में जनरल अवेलेबिलिटी मिली। स्नो पार्क ने डेटा इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट को आकर्षित किया क्योंकि अब उन्हें डेटा को बाहर से निकलकर प्रोसेस करने की जरूरत नहीं थी। सब कुछ स्नोफ्लेक की गवर्नेंस और स्केल के साथ होता था। बाद में स्नो पार्क कंटेनर्स और नेटिव एप्स जैसे एक्सटेंशंस आए जो डेवलपर्स को पूरी एप्लीकेशन स्नोफ्लेक पर बिल्ड करने की अनुमति देते थे। अब दोस्तों AI और मशीन लर्निंग के सपोर्ट को भी लगातार मजबूत किया गया। स्नोफ्लेक ML फंक्शन जोड़े जहां यूजर्स SQL से ही क्लासिफिकेशन, फोरकास्टिंग जैसे मॉडल बना सकते थे। बाद में कॉर्टेक्स पेश किया गया जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को स्नोफ्लेक में इंटीग्रेट करता था। यूजर्स अपने डेटा पर चैटबॉट, सर्च या जनरेटिव AI एप्लीकेशन बना सकते थे, पूरी तरह सुरक्षित और गवर्नड तरीके से। ओपन टेबल फॉर्मेट जैसे अपाचे आइसबर्ग का सपोर्ट जोड़ा गया जो ओपन डेटा लेक हाउस को स्नोफ्लेक से जोड़ता था। इन इनोवेशन से स्नोफ्लेक सिर्फ वेयर हाउस नहीं बल्कि मॉडर्न डेटा स्टैक का केंद्र बन गया। दोस्तों रुकता हुआ एक स्टॉप के लिए। तो गवर्नेंस और सिक्योरिटी पर भी निरंतर काम हुआ। स्नोफ्लेक एराइजन नामक सूट पेश किया गया जो बिल्ट इन गवर्नेंस, कंप्लायंस और डेटा डिस्कवरी टूल्स देता था। यूजर्स डेटा लाइनेज ट्रैक कर सकते थे, एक्सेस कंट्रोल फाइन ग्रेनेड बना सकते थे और प्राइवेसी रेगुलेशन जैसे GDPR, HIPAA का पालन आसानी से कर सकते थे। ये सभी फीचर्स ग्राहक फीडबैक, इंडस्ट्री ट्रेंड्स और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर आधारित थे। कंपनी ने R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भारी इन्वेस्टमेंट किया और इंजीनियरिंग टीम को इनोवेशन के लिए प्रोत्साहित किया। हर साल स्नोफ्लेक समिट जैसे इवेंट्स में नए फीचर्स अनाउंस होते थे जो कम्युनिटी को उत्साहित रखते थे। पार्टनर्स जैसे डेटाब्रिक्स, फाइवट्रेन, DBT के साथ इंटीग्रेशन बढ़ाए गए ताकि इकोसिस्टम और मजबूत हो। निरंतर नवाचार यानी निरंतर इनोवेशन ने स्नोफ्लेक को मार्केट में अजेय बनाया। जब प्रतिस्पर्धी पुराने फीचर्स पर अटके थे, स्नोफ्लेक आगे की सोच रहा था। डेटा क्लाउड, AI डेटा क्लाउड, जहां यह दृष्टिकोण ग्राहकों को लंबे समय तक बांधे रखता था और नए ग्राहक लाता था। कंपनी का विजन था कि डेटा से
वैल्यू निकालना जितना आसान होगा उतना ही संगठन सफल होंगे। ये नवाचार चरण, ये इनोवेशन का स्टेज स्नोफ्लेक की जीवंतता का प्रमाण है। फीचर्स सिर्फ तकनीकी नहीं थे, बल्कि बिजनेस प्रॉब्लम्स सॉल्व करने वाले थे। आगे के वर्षों में इसी इनोवेशन ने कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे के चैप्टर में, 10वां चैप्टर, लीडरशिप परिवर्तन यानी नेतृत्व में परिवर्तन कैसे हुआ, उसके बारे में जानते हैं। तो 2019 का वर्ष स्नोफ्लेक के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव का समय था। कंपनी तेजी से बढ़ रही थी, कंज्यूमर बेस हजारों में पहुंच चुका था, मल्टी क्लाउड सपोर्ट जोड़ा जा चुका था और नवाचार लगातार यानी इनोवेशन लगातार चल रहे थे। लेकिन इस विकास को अगले लेवल पर ले जाने के लिए एक ऐसे नेता की जरूरत थी जो बड़े पैमाने पर कंपनियों को स्केल करने का अनुभव रखता हो। मई 2019 में स्नोफ्लेक ने फ्रैंक स्लूटमैन को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त किया। ये परिवर्तन कंपनी की यात्रा में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। बॉब मुगलिया, जो 2014 से सीईओ थे, उन्होंने सेवानिवृत्ति की घोषणा की और फ्रैंक को नेतृत्व सौंपा। बॉब ने कंपनी को स्टेल्थ से लॉन्च और शुरुआती विकास तक मजबूती से ले जाया था। लेकिन अब समय था अधिक आक्रामक विकास और परिपक्वता का। तो फ्रैंक स्लूटमैन का नाम सिलिकॉन वैली में स्केलिंग एक्सपर्ट के रूप में जाना जाता था। डच मूल के फ्रैंक ने पहले 2 कंपनियों को असाधारण सफलता दिलाई थी। सबसे पहले डेटा डोमेन कॉरपोरेशन, जहां वे सीईओ थे और कंपनी को एक सफल अधिग्रहण तक ले गए। उसके बाद सर्विस नाउ, जहां उन्होंने कंपनी को स्टार्टअप से एक बड़े पब्लिक एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर प्लेयर में बदला। सर्विस नाउ में उनके नेतृत्व में कंपनी ने तेज विकास किया और मार्केट में मजबूत स्थिति बनाई। सर्विस नाउ पर दोस्तों मैं आई बुक बना चुका हूं। तो फ्रैंक ऑपरेशंस को अत्यंत कुशल और फोकस्ड बनाना, फ्रैंक की विशेषज्ञता थी डिसिप्लाइंड एग्जीक्यूशन, सेल्स, मार्केटिंग और ऑपरेशंस को अत्यंत कुशल और फोकस्ड बनाना। वे मानते थे कि बढ़िया प्रोडक्ट अकेले काफी नहीं होगा, गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी और ऑपरेशन एक्सीलेंस ही कंपनी को लीडर बनाते हैं। स्नोफ्लेक के बोर्ड और संस्थापकों को लगा कि फ्रैंक ठीक यही व्यक्ति है जो कंपनी को अगले चरण में ले जा सकते हैं। तो फ्रैंक के आने के साथ कंपनी की संस्कृति और स्ट्रैटेजी में सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव आए। वे इंजीनियरिंग केंद्रित संस्कृति को बनाए रखते हुए बिजनेस साइड पर अधिक जोर देने लगे। सेल्स टीम का विस्तार तेजी से हुआ, क्षेत्रीय सेल्स लीडर्स नियुक्त किए गए, एंटरप्राइज अकाउंट्स पर फोकस बढ़ा और पार्टनरशिप को और मजबूत किया गया। फ्रैंक ने कंपनी में एक डिसिप्लाइंड अप्रोच लाया, मीटिंग्स अधिक संरचित हुई, लक्ष्य स्पष्ट और मापने योग्य बने और हर विभाग की जवाबदेही बढ़ी। वे अक्सर कहते थे कि सफलता प्रोडक्ट से शुरू होती है, लेकिन स्केलिंग एग्जीक्यूशन से आती है। स्केलिंग एग्जीक्यूशन से आती है, वे मानते थे, वो कहते थे अक्सर। इसी दृष्टिकोण से स्नोफ्लेक की गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी और परिपक्व हुई। लीडरशिप परिवर्तन का एक बड़ा उद्देश्य कंपनी को सार्वजनिक होने के लिए तैयार करना था, पब्लिक होने के लिए तैयार करना था। अब दोस्तों फ्रैंक का सर्विस नाउ में एक्सपीरियंस यहाँ बहुत काम आया। उन्होंने फाइनेंशियल डिसिप्लिन, गवर्नेंस और रिपोर्टिंग को मजबूत किया। टीमों में अनुभवी एग्जीक्यूटिव जोड़े गए, जैसे फाइनेंस और ऑपरेशंस के क्षेत्र में। कंपनी ने अपनी प्रोसेसेस को एंटरप्राइज लेवल पर ले गई। सिक्योरिटी ऑडिट, कंप्लायंस और स्केलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट। फ्रैंक ने कर्मचारियों को प्रेरित किया कि स्नोफ्लेक सिर्फ एक प्रोडक्ट कंपनी नहीं, बल्कि एक बड़ा डेटा क्लाउड प्लेटफॉर्म बनने वाली है। उनकी ऊर्जा और आत्मविश्वास पूरे संगठन में फैला। इस दौरान संस्थापक अपनी कोर भूमिकाओं में सक्रिय रहे। बेनोइट डोगेविल और थियरी
क्रूएंस आर्किटेक्चर और प्रोडक्ट इनोवेशन पर फोकस करते रहे, जबकि मार्सिन ज़ुकोवस्की परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन संभालते थे। फ्रैंक ने संस्थापकों का सम्मान बनाए रखा और उन्हें तकनीकी विजन पर पूरा अधिकार दिया। ये संतुलन बहुत महत्वपूर्ण था। तकनीकी नवाचार जारी रहा, लेकिन बिजनेस साइड अब उतनी ही मजबूत हो गई। कंपनी की नेतृत्व, कंपनी की संस्कृति में कोई बड़ा उलटफेर नहीं आया, बल्कि ये अधिक परिपक्व और फोकस्ड बनी। फ्रैंक के नेतृत्व में स्नोफ्लेक ने ग्लोबल विस्तार को और तेज किया। नए ऑफिस खोले गए, अंतरराष्ट्रीय सेल्स टीम बनाई गई और लोकल रेगुलेशंस का पालन सुनिश्चित किया गया। ग्राहक सफलता पर और जोर दिया गया। हर बड़े ग्राहक के साथ डेडिकेटेड टीम्स काम करती थी। फ्रैंक ने मार्केटिंग को भी परिवर्तित किया। स्नोफ्लेक समिट जैसे इवेंट्स बड़े पैमाने पर होने लगे, जहां ग्राहक और पार्टनर्स एकत्र होते थे। ये इवेंट्स कंपनी की कम्युनिटी को मजबूत करते थे और नए बिजनेस लाते थे। लीडरशिप परिवर्तन का प्रभाव जल्दी दिखने लगा। कंपनी अधिक संगठित और आक्रामक हो गई। सेल्स पाइपलाइन मजबूत हुई, बड़े एंटरप्राइज डील्स बढ़े और प्रतिस्पर्धी मार्केट में स्नोफ्लेक की स्थिति और सुदृढ़ हुई। फ्रैंक की सोच थी कि डेटा क्लाउड का भविष्य बहुत बड़ा है और स्नोफ्लेक को उसका लीडर बनना है। उन्होंने कर्मचारियों को ये विश्वास दिलाया कि कंपनी कुछ ऐतिहासिक करने जा रही है। ये दोस्तों जो परिवर्तन हुआ, स्नोफ्लेक को एक स्टार्टअप से एक परिपक्व मार्केट लीडिंग कंपनी में बदलने का सेतु बना। फ्रैंक स्लूटमैन का अनुभव, उनका एक्सपीरियंस और विजन कंपनी को उन ऊंचाइयों पर ले गया जहां कुछ ही कंपनियां पहुंच पाती है। उनके आने से पहले स्नोफ्लेक एक शानदार प्रोडक्ट वाली कंपनी थी। उसके बाद ये स्केलेबल, डिसिप्लाइंड और महत्वाकांक्षी यानी एम्बिशन वाली संगठन बन गई। ये लीडरशिप में परिवर्तन आगे की सफलताओं की नींव बना। मार्केट लीडरशिप और भविष्य की दिशा की। दोस्तों, फ्रैंक ने बाद में अपनी किताब में भी स्नोफ्लेक के अनुभव का जिक्र किया, जहां वे कंपनी की संस्कृति को और विकास की प्रशंसा करते हैं। ये अध्याय साबित करता है कि सही समय पर सही नेतृत्व कितना महत्वपूर्ण होता है। जो हमने देखा, स्नोफ्लेक की कहानी में फ्रैंक स्लूटमैन का योगदान अमिट है दोस्तों। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे। नेक्स्ट चैप्टर है 11वां चैप्टर, मार्केट लीडर कैसे बने। मार्केट लीडर बनने की घटना, उसको इस चैप्टर में मैंने कवर किया है। तो मार्केट लीडर कैसे बनी कंपनी, उसके बारे में 11वें चैप्टर में जानते हैं। तो 2020 का दशक शुरू होते होते स्नोफ्लेक क्लाउड डेटा वेयर हाउसिंग का स्पष्ट लीडर बन चुका था। फ्रैंक स्लूटमैन के नेतृत्व में कंपनी ने जिस गति और डिसिप्लिन से विकास किया, उसने इंडस्ट्री को हैरान कर दिया। कुछ ही वर्षों में स्नोफ्लेक न सिर्फ एक तकनीकी इन्वेंटर कंपनी रह गई, बल्कि पूरी डेटा मैनेजमेंट इंडस्ट्री में मानक स्थापित करने वाली संस्था बन गई। इंडिपेंडेंट एनालिस्ट रिपोर्ट्स जैसे गार्टनर मैजिक क्वाड्रेंट और फॉरेस्टर वेब में स्नोफ्लेक को लगातार लीडर की पोजीशन मिली। ये रिपोर्ट्स परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी, इनोवेशन और कस्टमर स्पेसिफिकेशन के आधार पर मूल्यांकन करती है और स्नोफ्लेक हर पैरामीटर पर आगे रहा। प्रतिस्पर्धी जैसे अमेजॉन रेडशिफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट सीनेक्स और गूगल बिग क्वेरी अपनी जगह मजबूत थे, लेकिन स्नोफ्लेक का स्टोरेज और कंप्यूट का सेपरेशन, मल्टी क्लाउड सपोर्ट और डेटा शेयरिंग जैसी सुविधाएं उसे अलग श्रेणी में ले गई। ग्राहक आधार यानी कंज्यूमर बेस का विस्तार अभूतपूर्व था। 2020 तक स्नोफ्लेक के ग्राहक हजारों में पहुंच चुके थे, जिनमें दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां शामिल थी। फॉर्च्यून 500 की अधिक से ज्यादा कंपनियां स्नोफ्लेक का इस्तेमाल कर रही थी। विभिन्न इंडस्ट्रीज में गहरी पैठ बनी। फाइनेंशियल सर्विसेज में बैंक और इंश्योरेंस कंपनियां रिस्क एनालिसिस और फ्रॉड डिटेक्शन के लिए स्नोफ्लेक पर निर्भर थी। रिटेल और ई कॉमर्स में ग्राहक व्यवहार
और सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन के लिए, हेल्थ केयर में पेशेंट डेटा का सुरक्षित मैनेजमेंट और रिसर्च के लिए, मीडिया और एंटरटेनमेंट में कंटेंट रिकमेंडेशन और एडवर्टाइजिंग एनालिटिक्स के लिए, यहाँ तक कि गवर्नमेंट और एजुकेशन सेक्टर में भी अपना कंपनी का अपनाव बढ़ा। हर इंडस्ट्री की सफलता की कहानियां स्नोफ्लेक की वेबसाइट और समिट इवेंट्स में शेयर होती थी, जो नए ग्राहकों को आकर्षित करती थी। अब दोस्तों पार्टनरशिप ने लीडरशिप को और मजबूत किया। तीनों प्रमुख क्लाउड प्रोवाइडर्स अमेजॉन वेब सर्विसेज, एज्योर, गूगल क्लाउड, उनके साथ स्नोफ्लेक की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी। ये क्लाउड कंपनियां स्नोफ्लेक को अपने मार्केट प्लेस पर प्रमोट करती थी और अब ज्वाइंट सेल्स करती थी। बीआई और विजुअलाइजेशन टूल्स जैसे टेबल्यू, पावर बीआई, लूकर के साथ डीप इंटीग्रेशन थे। ईटीएल, इसका मैं फुल फॉर्म बता चुका हूं। तो ईटीएल और डेटा इंटीग्रेशन पार्टनर जैसे फाइवट्रेन, मेटिलियन और डीबीटी ने स्नोफ्लेक को मॉडर्न डेटा स्टैक का केंद्र बना दिया। कंसल्टिंग फर्म्स जैसे एक्सचेंजर, डेलोइट और पीडब्ल्यूसी ने स्नोफ्लेक पर स्पेशलाइज्ड प्रैक्टिसेस बनाई, जो ग्राहकों को माइग्रेशन और इम्प्लीमेंटेशन में मदद करती थी। ये पार्टनरशिप एक मजबूत इकोसिस्टम बनाती थी, जहां स्नोफ्लेक सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि पूरा डेटा सॉल्यूशन बन जाता था। स्नोफ्लेक का प्लेटफॉर्म अब केवल डेटा वेयरहाउस नहीं बन गया था, ये एक पूरा डेटा क्लाउड बन चुका था। डेटा शेयरिंग, मार्केट प्लेस, स्नो पार्क और अन्य फीचर्स ने इसे एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया जहां डेटा इंजेस्ट, स्टोर, प्रोसेस, शेयर और एप्लीकेशन बिल्डिंग सब एक जगह होता था। संगठन अब डेटा साइलो तोड़ रहे थे और क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन कर रहे थे। स्नोफ्लेक की विश्वसनीयता और परफॉर्मेंस ने इसे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बना दिया। बड़े पैमाने पर वर्कलोड, टेराबाइट्स डेटा, लाखों क्वेरीज रोज बिना किसी डाउन टाइम के चलते थे। सिक्योरिटी और गवर्नेंस फीचर्स ने एंटरप्राइज ग्राहकों का विश्वास जीता, खासकर रेगुलेटेड इंडस्ट्री में। फ्रैंक स्लूटमैन की स्ट्रेटेजी, जिसने कंपनी को ग्लोबल लेवल पर ले गया, नए देशों में ऑफिस खोले गए, लोकल टीम्स बनाई गई और रीजनल कंप्लायंस सुनिश्चित की गई। स्नोफ्लेक समिट जैसे इवेंट्स हजारों अटेंडीज के साथ दुनिया भर में होने लगे, जहां ग्राहक अपनी स्टोरीज शेयर करते थे। कम्युनिटी मजबूत हुई। स्नोफ्लेक डेटा सुपर हीरोज जैसे प्रोग्राम्स और ऑनलाइन फोरम्स ने यूजर्स को जोड़ा। कंपनी की संस्कृति, इंजीनियरिंग एक्सीलेंस, कस्टमर फोकस और इनोवेशन हर लेवल पर दिखती थी। 2020 में स्नोफ्लेक ने एक और बड़ा कदम उठाया, सार्वजनिक कंपनी बनना। ये कदम कंपनी की परिपक्वता और मार्केट में विश्वास का प्रतीक था। फ्रैंक के नेतृत्व में तैयारी वर्षों से चल रही थी और ये कंपनी को आगे के विकास के लिए नई क्षमताएं देता था। सार्वजनिक होने के बाद भी फोकस वही रहा, ग्राहक सफलता और इनोवेशन। स्नोफ्लेक अब सिर्फ एक क्लाउड डेटा वेयरहाउस नहीं था, ये डेटा क्लाउड की पर्याय बन चुका था। मार्केट लीडर बनने की ये यात्रा स्नोफ्लेक की मजबूत नींव का नतीजा थी। संस्थापकों का तकनीकी विजन, बॉब मुगलिया की शुरुआती स्थिरता और फ्रैंक स्लूटमैन की स्केलिंग एक्सपर्टीज, सबने मिलकर कंपनी को यहां पहुंचाया। इंडस्ट्री एनालिस्ट स्नोफ्लेक को डेटा क्लाउड का लीडर कहने लगे। ग्राहक इसे अपनाकर अपनी डेटा स्ट्रेटेजी को बदल रहे थे और प्रतिस्पर्धी स्नोफ्लेक के फीचर्स को कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन स्नोफ्लेक की बढ़त स्पष्ट थी। ये इनोवेशन में आगे था, ग्राहक संतुष्टि में भी आगे था और विजन में भी आगे था। ये चरण स्नोफ्लेक की सफलता का चरम नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। मार्केट लीडर बनकर कंपनी ने साबित किया कि क्लाउड युग में डेटा मैनेजमेंट को पूरी तरह नया रूप दिया जा सकता है। आगे का रास्ता और भी रोमांचक था। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नए युग की चुनौतियों का। अब दोस्तों बढ़ते हैं आखिरी और 12वें चैप्टर की ओर।
भविष्य की ओर। ये है 12वां चैप्टर, भविष्य की ओर। तो दोस्तों, स्नोफ्लेक की कहानी आज एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है। 2020 के दशक के मध्य तक कंपनी न सिर्फ क्लाउड डेटा वेयरहाउसिंग की लीडर रही, बल्कि उसने खुद को एक पूर्ण एआई डेटा क्लाउड के रूप में पुनः परिभाषित कर लिया। ये परिवर्तन कोई संयोग नहीं था, ये संस्थापकों के मूल विजन का ही विस्तार था, जो डेटा को मुक्त करने और उससे अधिकतम मूल्य निकालने पर केंद्रित था। आज स्नोफ्लेक संगठनों को न सिर्फ डेटा स्टोर और प्रोसेस करने की सुविधा देता है, बल्कि उस डेटा पर एआई और जनरेटिव एआई एप्लीकेशन बनाने में सीधी मदद करता है। कंपनी का फोकस अब डेटा को एआई के लिए तैयार करना है, सुरक्षित, गवर्नड और आसानी से एक्सेसिबल तरीके से। ये दृष्टिकोण स्नोफ्लेक को भविष्य की डेटा चुनौतियों के लिए पूरी तरह तैयार बनाता है। एआई इंटीग्रेशन स्नोफ्लेक के भविष्य की सबसे बड़ी दिशा है। 2023-24 में कंपनी ने स्नोफ्लेक कॉर्टेक्स एआई पेश किया, जो एक पूरी तरह मैनेज्ड सर्विस है। कॉर्टेक्स यूजर को बड़े लैंग्वेज मॉडल जैसे मिस्टल, लामा और जेम्मा को स्नोफ्लेक के अंदर ही चलाने की सुविधा देता है। यूजर्स अपने प्राइवेट डेटा पर चैटबॉट, सर्च इंजन, टेक्स्ट समरीजेशन या प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स बना सकते हैं, बिना डेटा को बाहर निकाले। ये सुविधा डेटा प्राइवेसी और गवर्नेंस को बनाए रखती है, जो एंटरप्राइज के लिए सबसे बड़ी चिंता है। साथ ही स्नोफ्लेक होराइजन और अन्य गवर्नेंस टूल्स के साथ एआई मॉडल्स की मॉनिटरिंग और कंप्लायंस आसान हो जाती है। संगठन अब डेटा साइंटिस्ट की कमी के बावजूद एआई प्रोजेक्ट तेजी से लॉन्च कर रहे हैं। स्नोफ्लेक का दावा है कि ये दुनिया का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक ही जगह पर जोड़ता है। अब दोस्तों, नेटिव एप्स और डेवलपर इकोसिस्टम भी भविष्य की मजबूत नींव है। स्नोफ्लेक नेटिव ऐप फ्रेमवर्क डेवलपर्स को पूरी एप्लीकेशन स्नोफ्लेक के अंदर बिल्ड और डिस्ट्रीब्यूट करने की अनुमति देता है। ये ऐप्स स्नोफ्लेक मार्केटप्लेस पर उपलब्ध होते हैं, जहां ग्राहक उन्हें आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। इससे एक जीवंत इकोसिस्टम बन रहा है। थर्ड पार्टी डेवलपर्स एआई टूल्स, इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉल्यूशंस और कस्टमर एनालिटिक्स एप्स बना रहे हैं। स्नोपार्क और स्ट्रीमलीट इन स्नोफ्लेक जैसे फीचर्स डेवलपर्स को अपनी पसंदीदा टूल्स के साथ काम करने की आजादी देते हैं। कंपनी का मानना है कि भविष्य में डेटा प्लेटफॉर्म सिर्फ डेटा स्टोर नहीं, बल्कि एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म बनेंगे। ग्लोबल विस्तार और सस्टेनेबिलिटी पर भी स्नोफ्लेक का फोकस बढ़ा है। कंपनी ने दुनिया भर में डेटा सेंटर और रीजन्स का विस्तार किया, ताकि डेटा रेजिडेंसी और लो लेटेंसी की जरूरतें पूरी हो। यूरोप, एशिया पैसिफिक, मिडिल ईस्ट और लैटिन अमेरिका में नए ऑफिस और टीम्स बनी। साथ ही स्नोफ्लेक ने सस्टेनेबल प्रथाओं को अपनाया, क्लाउड ऑप्टिमाइजेशन से एनर्जी खपत कम करना और ग्रीन इनिशिएटिव्स में भाग लेना। कंपनी का मुख्यालय 2021 में बोजनेई, मोंटाना में शिफ्ट हुआ, जो कर्मचारियों के लिए बेहतर जीवन गुणवत्ता और प्रकृति के करीब काम करने का अवसर देता है। ये कदम स्नोफ्लेक की संस्कृति को दर्शाता है, इनोवेशन के साथ साथ कर्मचारी कल्याण और बैलेंस। नेतृत्व लेवल पर, लीडरशिप लेवल पर भी परिवर्तन आए। 2024 में फ्रैंक स्लूटमैन ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की और श्रीधर रामास्वामी को नया सीईओ बनाया गया। श्रीधर का अनुभव गूगल और मीवा एआई स्टार्टअप से है, जो एआई और सर्च टेक्नोलॉजी में गहरा है। उनके नेतृत्व में स्नोफ्लेक का एआई फोकस और तेज हुआ। संस्थापक आज भी बोर्ड और सलाहकार भूमिकाओं में सक्रिय है, जो कंपनी के मूल विजन को जीवित रखते हैं। अब दोस्तों, भविष्य की ओर की दिशा में हम बात कर रहे हैं, तो भविष्य में स्नोफ्लेक की चुनौतियां भी है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा, एआई रेगुलेशन और डेटा वॉल्यूम की विस्फोटक वृद्धि। लेकिन कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड मजबूत है दोस्तों। ये लगातार रिसर्च एंड डेवलपमेंट उसमें इन्वेस्टमेंट करती है,
ग्राहक फीडबैक सुनती है और इंडस्ट्री ट्रेंड से आगे रहती है। स्नोफ्लेक डेटा सुपर हीरोज, कम्युनिटी और समिट इवेंट्स के माध्यम से यूजर्स को जोड़े रखती है। हजारों संगठन स्नोफ्लेक को अपनी डेटा और एआई स्ट्रेटेजी का केंद्र बना चुके हैं। स्नोफ्लेक की सफलता की कहानी एक प्रेरणा है दोस्तों, बहुदेशक प्रेरणा है। 2012 में 3 इंजीनियरों ने एक विचार से शुरू हुई, 3 इंजीनियर और एक विचार से शुरू हुई ये यात्रा आज एक वैश्विक लीडर तक पहुंच गई है। इसका रहस्य क्या है? तो इसका रहस्य सही विजन, अटूट इनोवेशन, मजबूत टेक्नोलॉजी की फाउंडेशन और ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण। पारंपरिक सीमाओं को तोड़कर स्नोफ्लेक ने साबित किया कि क्लाउड और एआई का संयोजन डेटा की दुनिया को पूरी तरह बदल सकता है। भविष्य में यह कंपनी न सिर्फ डेटा मैनेजमेंट की लीडर रहेगी, बल्कि एआई ड्रिवन इनोवेशन का प्रमुख प्लेटफॉर्म बनेगी। स्नोफ्लेक की यात्रा जारी है और ये जितनी रोमांचक आज है उतनी ही आगे भी रहेगी। जैसे हर स्नोफ्लेक यूनिक होता है, वैसे ही हर संगठन का डेटा जर्नी यूनिक है और स्नोफ्लेक उसे और खूबसूरत बनाने का वादा करता है। तो दोस्तों, ये थी पूरी किताब स्नोफ्लेक कंपनी की पूरी आई बुक, जिसमें मैंने इसकी सफल कैसे कंपनी बनी उसकी पूरी की पूरी चर्चा की। और आशा करता हूँ आपको ये आई बुक अच्छी लगी होंगी स्नोफ्लेक की। और इसकी सक्सेस स्टोरी मैंने आपको एक प्रेरणादायक अंदाज में आपके सामने प्रस्तुत की। आशा करता हूँ आपको ये बुक अच्छी लगी होंगी। मिलते हैं एक नई आई बुक में और दिल की गहराइयों के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।